Hello, friends. We have completed the an international part. Now let's come to the economy part. That is GDP and GVA gap. This is the first topic in economy. Economy is a large section, so I think this will complete in two videos. Be patient. Now let's come to the topic, that is GDP versus GVA gap. तो जीडीपी आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जीवीए इज व्हाट, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि दो ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स को मेजर करने के लिए और इकोनॉमी को एज इन इकोनॉमी को मेजर करने के लिए। बट अभी क्या हो रहा है, तो जीडीपी और जीवीए जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें गैप जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही शो कर रहे हैं। मतलब जीडीपी में जीवीए भी काउंट होता है, बट होता क्या है कि अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, बट दोनों का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता होगा, अगर आपने बेसिक इकोनॉमी पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमारे इंडिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन द कंट्री, मतलब विद इन इंडिया में जो भी प्रोड्यूस्ड होते हैं फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, मतलब जैसे एक साल के अंदर एक साल के अंदर हमारी कंट्री के अंदर कितना गुड्स जो है फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। एंड व्हाट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड? ग्रॉस वैल्यू एडेड ये होता है जब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस्ड होता है कंट्री के अंदर, आफ्टर डिडक्टिंग जो भी हम इनपुट मटेरियल, इनपुट रॉ मटेरियल्स वगैरह लगाते हैं उनको डिडक्ट करने के बाद। तो याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल को डिडक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू जो भी हमारा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है कंट्री में, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब मेजरमेंट की अगर बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तीन मेथड से हम मेजर करते हैं, जैसे कि आउटपुट हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर अप्रोचेस हो गए। बट ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो ये हम आउटपुट रीच से जो है मेजर करते हैं एंड यूज्ड एज अ प्रॉक्सी ऑफ जीडीपी। जीडीपी का प्रॉक्सी यूज कर जाता है। अब रिलेशनशिप अगर बताएं जीडीपी और जीवीए में, तो जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस जो भी टैक्सेस लगते हैं उनमें वो माइनस सब्सिडीज, जो हम सब्सिडीज देते हैं उनको माइनस करेंगे। तो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है ऑब्वियसली टैक्सेस उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हमको मार्केट में मिलता है दैट इज इंक्लूडिंग टैक्सेस। ठीक है, तो दैट्स वाई जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस नेट सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। जो भी हम सब्सिडीज देते हैं उसको हम माइनस करेंगे। अब पर्पस क्या होता है इसका? जीडीपी जो है हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, मेजर है जो ओवरऑल इकोनॉमी को मेजर करते हैं, और जीवीए जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम अलग जीवीए कैलकुलेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए अलग कैलकुलेट करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए अलग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जीवीए। तो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो रॉ मटेरियल जो हम इनपुट प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको हम ऐड नहीं करते ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है, और जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीवीए प्लस नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, जो भी हम टैक्सेस लगाते हैं, माइनस नेट सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। ओके, अब जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है 2008 का, ये जो लेटेस्ट वर्जन है जिसके जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने एक्सेप्ट किया है, और ये जो है रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है कि कैसे हम इकोनॉमी को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमी को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक जो अकाउंट्स है उस पर बेस करके हमारी जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, वो हम रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008। अब जीवीए इन इंडिया की अगर बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इन इंडिया 2015 में अगर बात करें तो हमारा जो जीवीए है आपको पता होना चाहिए वो बेसिक प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिक प्राइस मतलब जो बेस ईयर 2011-12 में था। ठीक है, जो 2011-12 में प्राइजेस थे हम उनके अकॉर्डिंग जो है जीवीए कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे यहाँ अभी के प्राइसेस क्या है और जीवीए का जो है हम बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, बिकेम द प्राइमरी मेजर आउटपुट, जो कि हमारे यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो है 2008 के अंदर आते हैं। अर्लियर इंडिया जो है फैक्टर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करता था, मतलब आज के प्राइसेस पे प्रोड्यूस इंडिया यूज करता था जीवीए, बट अभी जो है बेसिक प्राइस पे यूज करते हैं। और क्वार्टरली एनुअल एस्टिमेट्स जो है हमारा जीवीए का, वो कौन देता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देता है। याद रखिएगा कौन देता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अंडर 8 ब्रॉड सेक्टर्स में देते हैं। अब 8 ब्रॉड सेक्टर्स क्या क्या है जीवीए के? पहला है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग,
दूसरा है माइनिंग एंड क्वेरलिंग, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज सर्विसेज, फिफ्थ है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, फिर सिक्स्थ है फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। तो दीज आर द 8 सेक्टर्स जिसमें हमारा जीवीए कैलकुलेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी लर्नड, ठीक है, क्योंकि अगर जीएसटी पूछ सकते हैं किन किन में लगता है, तो जीवीए सेक्टर्स हमारे कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो 8 ब्रॉड सेक्टर्स हैं जीवीए के अंदर। कितने ब्रॉड सेक्टर्स हैं? 8 ब्रॉड सेक्टर्स हैं जो कि हमारे इस हिसाब से है, ठीक है। अब गैप जो है जीडीपी और जीवीए का क्यों बढ़ रहा है और उसका रीजन क्या है, तो आपको पहले भी मैंने बता चुका कि जीवीए जो है एज अ प्रॉक्सी फॉर जीडीपी यूज करते हैं, बट दोनों सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि हम जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, एंड जीवीए जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन बेसिक प्राइस। तो याद रखिएगा, जीडीपी जो है हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और जीवीए जो है हम बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, जिसके कारण हमारा गैप आता है जीडीपी और जीवीए में। इन एडिशन टू इट अगर बताएं तो जीडीपी और जीवीए का डाइवर्जेंस जो है वो फाइनेंशियल ईयर 18 से चल रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी ग्रोथ जो है वो लैग्ड हुआ, मतलब जीवीए ग्रोथ जो था वो ज़्यादा था जीडीपी ग्रोथ से, बिकॉज सब्सिडीज इंक्रीज हुई थी और हमारे टैक्सेस रिड्यूस हुए थे। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 में टैक्स एलोकेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जिसके कारण हमारा जीडीपी जो है वो ज़्यादा बढ़ गया और जीवीए हमारा कम हो गया। याद रखिएगा, वो फॉर्मूले से आप याद रखिए कि टैक्सेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जीडीपी बढ़ेगा और सब्सिडीज कम होगी तो हमारा जीडीपी जो है वो बढ़ेगा। अगर हमारा सब्सिडीज बढ़ रही है और टैक्सेस कम हो रहा है तो हमारा जीवीए बढ़ेगा। ओके, फिर फाइनेंशियल ईयर 23 में जीडीपी और जीवीए गैप डाइवर्जेंस हुआ और जीडीपी ग्रोथ जो है फिर से कम हुआ जीवीए से, बिकॉज ऑफ सब्सिडीज हमारी इंक्रीज हुई और फ्यूल टैक्स जो है वो कट किए गए टू कर्ब इन्फ्लेशन, तो इसकी वजह से हमारा जीवीए फिर से इंक्रीज हुआ। अब यूटिलिटीज ऑफ जीडीपी एंड जीवीए अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अगर बात करें तो हम याद होगा कि जीडीपी जो हम यूज करते हैं वो कंज्यूमर साइड से यूज करते हैं, क्योंकि जीडीपी का फॉर्मूला ही होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कंज्यूमर साइड से करते हैं, दैट इज डिमांड साइड, मतलब कितनी इकोनॉमी में हमारी डिमांड है। तो ऑब्वियसली जीडीपी जो है, जीडीपी का यूटिलिटी क्या है कि हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी बताता है, बिकॉज हमारी डिमांड कितनी है इकोनॉमी में। अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमारी इकोनॉमी की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, वेदर इट्स ग्रोइंग और एक्सपीरियंसिंग रिसेशन। दूसरी चीज़ है फेयर आइडिया बताता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, क्योंकि पीपल का डिमांड क्या है वो हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी बताएगा कि अगर वो कम पैसे वाली चीज़ें डिमांड करें तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और ज़्यादा पैसे वाली डिमांड करें तो कैसा है। और मेक क्रॉस कंट्री एनालिसिस में भी हेल्प करता है, बिकॉज इसमें एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, सो दिस इज द जीडीपी। और अब आते हैं हम जीडीपी जो है, जीवीए जो है वो जीवीए हम कहाँ से कैलकुलेट करें, प्रोड्यूसर साइड से। कैसे प्रोड्यूसर साइड से, तो अभी हमने बताया कि जो भी प्रोडक्ट हम वैल्यू एडेड फाइनल और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं कंट्री में, माइनस जो हम रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं उनको माइनस करके, तो ये हमारे प्रोड्यूसर साइड से वो किया जाता है, दैट इज सप्लाई साइड। अब ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा कि स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है इकोनॉमी में उसको जानने के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एज अ जीडीपी ग्रोथ अगर बात करें तो कितना है, सेक्टर स्पेसिफिक और रीजन वाइज हमको बताती हैं चीज़ें, और ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो आप जीडीपी कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी तो जीडीपी ग्रोथ भी हमारी कम होगी, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवीए भी इंपॉर्टेंट है। अब ड्रॉबैक्स क्या है जीवीए के, तो पहला है एक्यूरेसी ऑफ मेथडोलॉजी, बिकॉज जीवीए जो है कहीं ना कहीं ससेप्टिबल है बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड पिक्चर। और दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो जीवीए में जो भी हम डेटा लेते हैं, सोर्सेज जो लेते हैं डेटा के डिफरेंट सेक्टर से, उसकी एक्यूरेसी में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर्स जो है हमारे यहाँ इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण डेटा की एक्यूरेसी भी नहीं आ पाती है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जीबीए। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली जीडीपी जो है वो मोर एक्यूरेट है, होलिस्टिक पिक्चर बताता है हमारी पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में। बट जीवीए अगर हम बात करें तो जीवीए भी हमको सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें बताता है, जो कि इमीडिएट पिक्चर
पिक्चर बताता है हमारे इस सेक्टर में क्या क्या कमी हो रही है, तो हम उस सेक्टर पे प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। इसलिए विद पॉलिसी डिस्क्लोजर मूविंग टुवर्ड्स सेक्टर स्पेसिफिक प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट मेजर, जीवीए जो है वो कहीं ना कहीं बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जिसको हमको मेजर करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में अगर हमको प्रॉब्लम्स पता चलेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स में हम प्रॉब्लम्स को स्पेसिफाई कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमको मतलब इकोनॉमी को देखने के लिए। तो कंक्लूजन ये हो गया। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीवीए। फिर हमने पढ़ा जीवीए के ट्रेंड एनालिसिस, फिर हमने गैप पढ़ा, उसके रीजंस पढ़े क्यों क्यों बढ़ रहे हैं, और जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है और जीवीए क्यों इंपॉर्टेंट है। जीडीपी हमको वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर साइड से और जीवीए हमारा प्रोड्यूसर साइड से है, तो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एंड ड्रॉबैक्स पढ़ा। तो ओके, दिस इज, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फॉरेन इंटरेस्ट जो है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। अगर बात करें तो 2021-22 में सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे यहाँ इंडिया में आया है, दैट इज़ $83.57 बिलियन। अब एफडीआई होता क्या है और एफडीआई इन्फ्लोज कैसे होता है इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। तो एफडीआई क्या है? एफडीआई एक इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेंबर आया, वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तो दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको वो सबसे पहले जानने की जरूरत है। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी कंपनी में मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसको 10,000 चाहिए, 10,000 मतलब फॉर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कम वैल्यू का, 10,000 चाहिए किसी को कंपनी खड़ा करने के लिए, ठीक है, बट उस पर्सन के पास 9 ही हजार है। तो एक मेंबर आया, उसने बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे एक शेयर होल्डर चाहिए, मतलब मुझे पार्टनरशिप चाहिए। तो 10% की पार्टनरशिप जो है उस कंपनी की किसके पास चली गई, शेयर होल्डिंग किसके पास चली गई, हमारे दूसरे पर्सन के पास चली गई। अब दूसरे पर्सन के पास चली गई अगर, तो 10% जितना भी प्रॉफिट कंपनी जनरेट करेगी, तो हमारा जो 10% के हिसाब से वो प्रॉफिट जो है उस पर्सन को भी जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी, बिकॉज उसमें पार्टनरशिप हो गई उस पर्सन की, ठीक है, दैट इज इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है, रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है और ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं दूसरा चीज, डेट इंस्ट्रूमेंट आता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे कि हम लोन लेंगे, जैसे कि उसके पास मान लीजिए, वही एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 चाहिए बट उसके पास 9 ही हजार है, तो वो क्या करेगा, 10,000 मतलब 1,000 जो है वो लोन पे लेगा और उस पे वो बोलेगा कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो प्रॉफिट में कोई उसका शेयर नहीं होगा जिसने लोन दिया, बट उसको 10% इंटरेस्ट में उसको क्या किया जाएगा, जो है लोन डेट जो है रिकवरी की जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड डेट, डेट इज टाइप ऑफ लोन। तो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दैट इज, तो कि हम इन्वेस्टमेंट किस में कर रहे हैं, थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाय अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के जो बाहर रेसिडेंट रहते हैं वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इक्विटी किस पे करना है आपको एफडीआई में, तो एफडीआई सबसे पहली चीज कि अनलिस्टेड इंडियन कंपनी होनी चाहिए, उस पर आप कर रहे हो एफडीआई, और 10% से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो एफडीआई में जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ऑफ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल, और जो कि लिस्टेड इंडियन कंपनी में होगा, ठीक है। तो दिस इज एफडीआई। अब एफडीआई रूट की अगर बात करें और प्रोहिबिशंस की बात करें तो ऑटोमेटिक रूट, 2-3 टाइप के रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट और प्रोहिबिटेड सेक्टर, जहां पे एफडीआई अलाउड नहीं होता है। ऑटोमेटिक रूट की अगर बात करें तो एफडीआई जो है इसमें ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट का अप्रूवल और रिजर्व बैंक का अप्रूवल जो है जरूरी नहीं है। तो इसमें बिना गवर्नमेंट और बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल के जो है आप जो है एफडीआई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये सारे सेक्टर्स में। और रेगुलेशन किसके अंदर होता है, फेमा एक्ट के अंदर होता है। फिर गवर्नमेंट रूट की अगर बात करें तो एफडीआई जो है इन कुछ सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है, तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें ऑटोमेटिक रूट नहीं प्रोवाइड करती, इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है कुछ सेक्टर्स में आपको एफडीआई लाने के लिए। अब प्रोहिबिटेड सेक्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है किसी भी पर्सन, जो भी आउटसाइड पर्सन है, रेसिडेंट है इंडिया के बाहर का, तो उसको एफडीआई अलाउड नहीं है 9 सेक्टर्स में। याद रखिएगा वो 9 सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। पहला है लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरीज। फिर गैम्बलिंग और बेटिंग में आपको एफडीआई अलाउड नहीं है, चिट फंड्स में आपको एफडीआई अलाउड नहीं है, और निधीज कंपनीज में आपको एफडीआई अलाउड नहीं है। तो लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, निधीज कंपनीज, यहाँ पे आपको इन सेक्टर्स में जो है हमारा एफडीआई अलाउड नहीं है। तो अभी आपको याद होगा डिफेंस सेक्टर में भी एफडीआई अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस में भी अलाउ किया है। तो दिस इज कॉल्ड एफडीआई।
नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, पहला होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ही किया जाता है। जो भी रेसिडेंट बाहर रहते हैं वो जाके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, जहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 10% से कम होगा तो वो एफपीआई माना जाएगा, और लेस देन 10% पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल और पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज। ठीक है, और ये जो है पोर्टफोलियो, इट्स form a portfolio diversification achieving by purchasing the stock or bond of a foreign company। फॉर एग्जाम्पल हम जो है स्टॉक और बॉन्ड परचेस कर लें तो वो होगा। ओनिंग अगर बात करें तो 19 to 21% ऑफ इंडियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और एफपीआई जो है वो अभी $33 बिलियन जो है इंडिया से बाहर गया है सिंस 2021। क्यों बाहर गया है? ड्यू टू मेनी रीजन, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर दी। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर दी मतलब इंटरेस्ट रेट जो है हमारे यहाँ बढ़ गया, तो जिसके कारण जो है अगर उनको इंटरेस्ट ही अच्छे से नहीं मिलेगा तो वो जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। दूसरी चीज़, वैल्यूएशन जो है इंडियन मार्केट की वो ज़्यादा हो गई। यूएस डॉलर जो है अप्रिशिएट हो गया तो लोग जाके वहाँ इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, और रिस्क ऑफ रेसेशन इन द यूएस। ओके, सो दैट्स वाई एफपीआई जो है हमारे यहाँ से फ्लो आउट हुआ, पुल्ड आउट हुआ। तो दीज आर द रीजन्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफडीआई इन इंडिया। सबसे पहली चीज़ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल हमारे यहाँ आता है। जब भी एफडीआई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल आता है, ठीक है, जो कि नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एफडीआई जैसे ही आती है तो बहुत सारी नॉलेज आती है, क्योंकि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ वर्क करते हैं तो हमारे जो पीपल है उनको भी नॉलेज मिलती है, स्किल प्रोवाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जापानीज कंपनीज जो है वो जापानीज लीन प्रोडक्शन प्रिंसिपल्स को लेकर आई, जो कि हमारे यहाँ बहुत लोगों को सीखने को मिला। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो एफडीआई एमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए एफडीआई जो है इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी सच एज डिफेंस सेक्टर, इन सब में हमको बहुत हेल्प मिलती है। एक्सपोर्ट बढ़ता है क्योंकि ग्लोबल इंटीग्रेशन हो जाता है हमारी इकोनॉमी का। अदर बेनिफिट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनोवेशन प्रमोट होता है, और जो हमारी कैपिटल इनफ्लो है वो इंक्रीज हो जाती है, और एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ जाता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफडीआई इन इंडिया। अब एफडीआई डिसएडवांटेज क्या क्या है एफडीआई के? सबसे पहले कि एक्सचेंज रेट जो है हमारा उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एफडीआई आ रही है तो हमारे यहाँ वो कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ एफडीआई आ रही है तो हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारे यहाँ डॉलर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है रुपये के कंपैरिजन में, तो एक्सचेंज रेट जो है हमारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। पॉल्यूशन शिफ्ट ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो कंट्रीज ऐसे करती है कि पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करती है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बढ़ जाता है। थ्रेट टू स्मॉल बिजनेसेस। ऑब्वियसली जो कंपनीज आती हैं वो बहुत लार्ज बिजनेस लेकर आती हैं, तो स्मॉल बिजनेस को थ्रेट होता है। इरोजन ऑफ लोकल कल्चर, ऑब्वियसली, ठीक है, वो तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर मॉडर्न डे रेट इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है जैसे कि यूएस जो है दैट इज वर्ल्ड पावर, पहले कोलोनियल कंट्री थी, तो वो अगर लेकर आती है कोई भी चीज़ तो वो कोलोनियलिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगी। पॉलिटिकल करप्शन और लॉबिंग जो है बढ़ जाती है, और हिंड्रेंस टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई। नाउ लेट्स कम टू एफडीआई जो है वो कुछ कुछ डिसएडवांटेज कैरी करती है एज वेल एज अकाउंट्स ऑफ दिस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लोकल बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जो कि हमने बता दिया। अब इश्यूज जो है एफडीआई फ्लोज जो हो रही है इंडिया में वो उससे रिलेटेड इशू क्या है, तो सबसे पहली चीज़ की ग्रोथ रेट जो है हमारी डिक्लाइन हुई है। इंक्रीजिंग एफडीआई आउटफ्लोज। एफडीआई आउटफ्लोज जो है मतलब एफडीआई जो है बाहर जा रहा है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, कंसनट्रेटेड एफडीआई जो है कुछ सेक्टर्स में ही कंसनट्रेटेड है, जैसे 62% ऑफ द टोटल एफडीआई सिर्फ 5 सेक्टर्स में जाता है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कुछ फ्यू पॉकेट्स ऑफ एफडीआई, मतलब 78% ऑफ जो टोटल अमाउंट जो है एफडीआई का सिर्फ 3 स्टेट्स में जाता है, जैसे कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली, अदर स्टेट्स में नहीं जाता। यूज और ऑफशोर फाइनेंशियल हब्स एंड टैक्स हेवन, जैसे कि सिंगापुर, यूएस जो है वो टैक्स हेवन कंट्रीज, मॉरिशस और इन सबको ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे टॉप फीचर्स है एफडीआई सोर्सेज का। फिर लो एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कमिटमेंट, तो गैप जो है एमओयू जो भी साइंड होता है और एक्चुअल एफडीआई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, और लेसर री इन्वेस्टमेंट। तो
फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रीफर करते हैं कि वो जो भी सरप्लस, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनको मनी मिल रहा है, तो वो बाहर ले जाएं, रादर देन वो री इन्वेस्ट नहीं करते हैं हमारे इंडिया में, वो बाहर ले जाके उस मनी को यूज़ करते हैं, तो दैट इज लेसर री इन्वेस्टमेंट। ओके, अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं एफडीआई अट्रैक्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है लॉस की अगर बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया 1999 में, जो कि फैसिलिटेट करेगा हमारा एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। पॉलिसीज अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी रिजीम लाई है, जहां पे एफडीआई जो है 100% तक अलाउ है हमारे कुछ सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट्स के थ्रू। इंटरनेशनल पार्टनरशिप की बात करें तो ट्रेड पार्टनरशिप जो है हमने अदर कंट्रीज के साथ साइन की है, जैसे कि बायलैटरल ट्राइज साइन की है। फिर एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इनिशिएटिव जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया, जीआईएस मैप्ड लैंड बैंक एज हो गया इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये सब भी एफडीआई इन्फ्लो करते हैं। स्कीम्स की बात करें तो पीएम गति शक्ति स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर। स्कीम्स जो है पीएम गति शक्ति स्कीम जो है हमने पीटी 365 में पढ़ाया, आप प्लीज उसको जाके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट अगर बात करें ऑन एफडीआई, जो कौन मेड करता है, याद रखिएगा पॉलिसी जो है एफडीआई से रिलेटेड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। और वो नोटिफाई कौन करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। तो याद रखिए कि पॉलिसी को प्रोनाउंस कौन करता है, डीपीआईआईटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। और नोटिफाई कौन करते हैं, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द एफडीआई। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द वे फॉरवर्ड रिलेटेड टू एफडीआई। तो ऑब्वियसली इंडिया की फ्लरिशिंग इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमारा एफडीआई का इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है और ग्लोबल एनवायरमेंट जो है इंटरनेशनल बिजनेस का, उसको एक्सचेंज करते हैं। तो हमको इंडिया विल हैव टू पॉलिसी रिफॉर्म्स उसको करने चाहिए, उनको करने चाहिए, स्टेबल पब्लिक फाइनेंसेस प्रोवाइड करने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहिए, और हमारा जो एफडीआई जो पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये नहीं कि किसी लिमिटेड स्टेट में जा रहा है या किसी उसमें, जहाँ पे ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की वहाँ उन जैसे स्टेट्स में एफडीआई को इन्फ्लो करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द एफडीआई, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया। दिस इज द स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने लेकर आई है, विच इज नोन एज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स प्रोजेक्ट टू ट्रेन 10,000 मतलब 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जो है हमको ट्रेन करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने लाई है। तो दो चीज़ें तो यहीं से इंपॉर्टेंट हो गई कि ये इनिशिएटिव जो है उसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ निर्मन वर्कर्स, और ये कौन लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स लेकर आए हैं। किसके लिए लेकर आए हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, उनको ट्रीट करने के लिए। अब ये जो प्रोजेक्ट है निपुण, ये इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स का है, अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। याद रखिएगा अर्बन वाले का पार्ट है। ये जो है 3 पार्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहला है रिकग्नाइजिंग ऑफ प्रायर लर्निंग, प्रायर लर्निंग मतलब प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा और उनको सर्टिफाई किया जाएगा। फिर जो है फ्रेश स्किलिंग की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फ्रेश स्किलिंग के थ्रू बाय पम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल। और उसके बाद जब उनको पूरी तरह स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद जो है इंटरनेशनल प्लेसमेंट किया जाएगा थ्रू इंडस्ट्रीज, बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो दीज आर द 3 पार्ट। पहला है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, फिर उसके बाद फ्रेश स्किलिंग, और उसके बाद हमको इंटरनेशनल प्लेसमेंट। अब ये कोर्सेज जो है वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम जो है, फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर अलाइंड है और उसके थ्रू ही इम्पार्ट किया जाएगा। अब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है ये नेशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, जहाँ पे पीपल को जो है डिजायर्ड लेवल की कॉम्पिटेंसी जो है स्किल जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर आते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है। याद रखिएगा कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो एनएसडीसी इम्प्लीमेंट करेगी और ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, मॉनिटरिंग और कैंडिडेट की ट्रैकिंग के लिए। अब एनएसडीसी क्या है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करता है इन स्किलिंग 150 मिलियन इंडियंस बाई 2022। अब ट्रेनिंग जो है वो किसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, कौशल बीमा के थ्रू, जो कि 3 ईयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी है, जहाँ पे 2 लाख आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा विथ डिजिटल स्किल्स और कैशलेस ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, एंड द भीम ऐप एंड ओरिएंटेशन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। तो दिस इज द स्कीम का 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की है,
और दूसरी चीज़ दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है। ये इसके 3 स्टेजेस हैं। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर ये अलाइंड है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल है वो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, और ट्रेनिंग जो है कौशल बीमा के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर। फिर अब इंडिया के स्किलिंग लैंडस्केप की अगर बात करें तो विथ ओवर 500 million लेबर फोर्स अगर बात करें, नियरली 54% जो पॉपुलेशन है वो बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे कंट्री का। और ये हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ताकि ये जाके आगे के लिए हमारी कंट्री के लिए हेल्प कर पाए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट अगर बात करें तो इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है थ्रू अपस्किलिंग। अब गवर्नमेंट जो है नियरली 5000 करोड़ जो है स्पेंड करती है पॉलिसी बैक्ड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे हर साल अंडर स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया। अब स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पहली चीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कि स्किल इंडिया को प्रमोट करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल सेक्टर स्किल्स काउंसिल एटसेट्रा। पॉलिसी की बात करें तो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर 2015 में लाई गई, जो कि लार्ज स्केल में स्किलिंग को प्रमोट करेगी। फिर स्कीम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, प्रधानमंत्री युवा योजना ये लाई गई। अदर्स की बात करें तो स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, जो कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करेंगे नेशनल स्टेट लेवल पे। स्किल इंडिया पोर्टल आया एंड आउटरीच इनिशिएटिव आया लाइक कौशल और रोजगार मील्स। तो दीज आर द स्किलिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो कि हमारे यहाँ है। अब परफॉर्मेंस जो है इंडियन स्किलिंग इनिशिएटिव की वो देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ इतना लार्ज वर्कफोर्स होने के कारण हमारा इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे लॉन्च किए। सेक्टरल एंड स्पेशल लेवल्स जो है हाई है, हमारे डिमांड सप्लाई मिसमैच जो है एग्जिस्ट करता है इंडिया में। इन इंडिया अगर बात करें तो ओनली 5% जो वर्कफोर्स है हमारा फॉर्मली स्किल्ड है, और 52% जो है हमारे यूएस में स्किल्ड है, 80% जापान में और 96% साउथ कोरिया में। याद रखें इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारी 5% वर्कफोर्स ही फॉर्मली स्किल्ड है। बाकी जो कंट्रीज में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, बट वहाँ की 52% जो है यूएस में स्किल्ड है, 80% जापान में, 96% साउथ कोरिया में। अब परफॉर्मेंस जो है ऑनगोइंग स्किलिंग इनिशिएटिव की वो सब ऑप्टिमल है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो इनिशिएटिव है वहाँ पे 14.2 मिलियन एनरोलमेंट हुए हैं 2015 से, बट नंबर जो सर्टिफिकेशन मिला है उनको वो बहुत ही डिक्रीज हो गए हैं। एम्प्लॉयबिलिटी की अगर बात करें एजुकेटेड पीपल की वो बहुत कम है, 45.9% जो है इंडिया स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारे स्किल है। अब क्वालिटी जो है जॉब की वो भी डिक्लाइन हो रही है एज पर पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि वर्कफोर्स जो है अनपेड सेक्टर्स में, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर्स में वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं एज कम्पेरिजन टू अदर सेक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो इंडिया की हमारी वो है। अब रीज़न क्यों है लिमिटेड सक्सेस की, डिस्पाइट ऑफ इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करने के लिए स्किल्स के लिए, बट फिर भी हमारा लिमिटेड सक्सेस है। क्यों? पहली चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कैसे? क्योंकि हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और मिनिस्ट्री जो है मतलब जो है वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, बट मोर देन 20 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में स्प्रेड है, जिसके कारण जो है कोऑर्डिनेशन बहुत कम है। दूसरी चीज़ है मल्टीप्लिसिटी इन असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तीसरी चीज़ है अंडर डेवलप्ड और पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लैक ऑफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन बोथ प्रोसेस एंड पेडागोगी ऑफ स्किलिंग। तो इसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात करें तो ऑब्वियसली परसेप्शन जो है, पब्लिक परसेप्शन जो है वो बहुत कम है स्किलिंग के लिए। इनफॉर्मल वर्कफोर्स हमारा बहुत बड़ा है, मिसमैच है हमारे स्किल्स और जितने भी एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, जितने जो एम्प्लॉयज़ चाहिए वो और स्किल अवेलेबल जो चाहिए। लो वुमेन पार्टिसिपेशन और लो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएशन है विद क्वालिटी जॉब्स। दूसरी चीज़ है लिमिटेड इंटीग्रेशन विद अदर एरियाज, जैसे कि लिमिटेड मोबिलिटी है बिटवीन स्किल्स एंड हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स। इनएडिक्वेट इम्पेटस है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और इश्यूज जैसे कि लैक ऑफ कैरियर गाइडेंस। ठीक है, एश्योर्ड वेज प्रीमियम फॉर स्किल वर्कर्स। तो ये सब भी हमारा कम है, जिसके कारण हमारा लिमिटेड सक्सेस है इन सब प्रोग्राम्स की।
अब वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमारा जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है वो विशियस साइकिल ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन में फंस जाता है। अब विशियस साइकिल ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल इनफॉर्मल वर्कफोर्स है फॉर एग्जांपल। अब लार्ज स्केल इनफॉर्मल वर्कफोर्स है तो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है तो ऑब्वियसली उनको इंसेंटिव्स भी क्या मिलेगा? लोअर मिलेगा, लोअर इंसेंटिव्स मिलेगा। अब लोअर इंसेंटिव मिलेगा तो वो स्किल्स जो है वो एक्वायर करेंगे, वो कम कर पाएंगे, जिसके कारण हमारा स्किल्ड वर्कफोर्स फिर कम हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अनस्किल्ड जो वर्कफोर्स है उनको रिप्लेस करती है एज अ सब्सटीट्यूट, और फ्यूअर फॉर्मल जॉब क्रिएशन होती है, जिसके कारण हमारी फिर से कम ही जॉब क्रिएशन होती है, जहाँ पे फॉर्मल वर्कफोर्स को अप्लाई किया, फॉर्मल वर्कफोर्स को लिया जाता है, इनफॉर्मल वर्कफोर्स को नहीं लिया जाता, तो फिर से लार्ज इनफॉर्मल वर्कफोर्स क्रिएट हो जाता है। तो विशेष साइकिल ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके कारण जो है हमारा ये क्रिएट होता है। अब वे फॉरवर्ड अगर बात करें स्किलिंग फॉर जॉब क्रिएशन, तो ये जो है हम कैसे कर सकते हैं? होलिस्टिक स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और इंडिया के जो हमारी स्किलिंग लैंडस्केप है उसको ट्रांसफॉर्म करें टू अचीव करंट डिमांड और सप्लाई मिसमैच जो हो रहा है, हमको उसको मैच करना है फॉर स्किल्स। वर्कर्स को हेल्प करना है, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना है कि वो चेंजेस के साथ जो है एडजस्ट करें। और ये कैसे हम करेंगे? सबसे पहली चीज़, बेसिक जो एजुकेशन है उसको टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ हमको कनेक्ट करना है, कि जो भी हम बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें उसमें हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें। ट्रेनिंग के साथ साथ जो है वो क्या करेंगे? प्रैक्टिकल नॉलेज ले पाएंगे, तो जिसके कारण जो है हमारी वर्कफोर्स जो है मार्केट में एंट्री कर पाएगा। दूसरी चीज़ है इंटीग्रेट करना है स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को अदर पॉलिसीज़ के साथ, जैसे कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ के साथ, रीजनल और लोकल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के साथ। कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज के बीच। एनकरेज करना है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को टू ओवरकम द रिसोर्स कंस्ट्रेंट। मैप करना है जो भी स्किल रिक्वायरमेंट है टू कंटिन्यूस कॉम्पिटिशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। फंडिंग हमको प्रोवाइड करनी है। स्पीड अप करना है हमारा जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसको स्पीड अप करना है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो पाए। और स्किल डेवलपमेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए उसको भी हमको प्रमोट करना है टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम ओन अकाउंट वर्कर्स ऑफ एम्प्लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। अब रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन स्किलिंग की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है? क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज अगर हमारे कम पड़ जाते हैं तो नेसेसरी रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं हमको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, और ये हमको गवर्नमेंट और अकेडमिया में हेल्प करते हैं कि हम रेलिवेंट स्किल्स जो है प्रोवाइड कर सकें, जॉब रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो कोलैबोरेटिंग विद सेक्टर स्किल काउंसिल टू सेट इंडस्ट्री बेंचमार्क, इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं और डिमांड फोरकास्टिंग और इंडस्ट्रीज को एक्सटेंड कर सकते हैं जो भी एक्सपर्टीज है उनकी। तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो है स्किलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। Okay, so what is the scheme and what is the landscape? I hope it is clear. Now let's come to gig workers. गिग वर्कर्स की बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है विच इज़ इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला है कि गिग वर्कर्स जो वर्कफोर्स जो है इंडिया में वो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 23.5 मिलियन हो जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि गिग वर्कर्स होते क्या हैं। तो गिग वर्कर्स की अगर बात करें तो गिग वर्कर्स वो पर्सन होते हैं जो कि बिना एम्प्लॉय जो मतलब प्रॉपर एम्प्लॉय अरेंजमेंट होता है उसके बाहर जो है वर्क करते हैं, मतलब वहाँ पे कोई एम्प्लॉयर नहीं होता और वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं होता। तो प्रॉपर एम्प्लॉय रिलेशन से बाहर जो वर्क करते हैं और अर्न करते हैं उनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं, जो कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था उस पर दिया है। अब गिग वर्कर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स एंड नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स की बात करें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय होते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो, ओला और स्विगी के वो हो गए, वो गिग वर्कर्स हो गए। और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स वो होते हैं जो कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाले। ठीक है, तो वो हो गए नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स। अब गिग इकोनॉमी की अगर बात करें, गिग इकोनॉमी भी एक टर्म है, ये डिफाइन किया गया है बाय मार्केट, जो कि बेस्ड है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज पेड मतलब पर प्रोजेक्ट बेसिस पे कंपनी आपको पे करती है या थर्ड पार्टी पे करती है। बट जैसे कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अगर बात करें, जो कि ILO की रिपोर्ट है, तो नंबर ऑफ डिजिटल लेवल प्लेटफॉर्म्स जो है वो 5-fold इंक्रीज हो गए हैं लास्ट डिकेड में।
डेकेड में, ठीक है। तो दिस इज गिग वर्कर्स। अब व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गिग इकोनॉमी? कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट होगी? ऑब्वियसली उनको चीपर गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जोमेटो से फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो आप कोड लगाएंगे तो आपको चीपर में मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर कन्वीनियंस थ्रू पर्सनलाइज्ड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, इंक्रीज कॉन्शियसनेस ऑन कंज्यूमर डिमांड। दूसरी चीज़ है वर्कर्स की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होता है, जब उनका मन करे तब, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर किया तब आया। 2 और मोर वर्क कर सकते हैं एक साथ, और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंटरेस्ट एज अ कैरियर। बिजनेस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है ड्यू टू रिड्यूस एम्प्लॉइज कॉस्ट, ऑब्वियसली एगल बिजनेस विथ एबिलिटी टू स्केल क्विकली बेस्ड ऑन डिमांड, और ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है एट वर्क प्लेस फॉर मोर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ गिग इकोनॉमी। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ नीति आयोग रिपोर्ट। तो की फाइंडिंग्स अगर बात करें तो वर्कफोर्स नंबर्स की बात करें तो 2021 में 77 लाख वर्कफोर्स जो है इंगेज हुआ है गिग इकोनॉमी में, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये रीच हो जाएगा 2.35 करोड़ वर्कर्स बाय 2930 तक। प्लेटफॉर्माइजेशन ऑफ वर्कर की बात करें अगर, तो हायर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है हमारे गिग वर्कर्स की, कि उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और प्लेटफॉर्माइजेशन जो है हमारे नॉन गिग वर्कर्स का गिग वर्कर्स में वो भी बढ़ रहा है। हाई पोटेंशियल इंडस्ट्रीज जो है गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए अभी मतलब गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करनी है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक। स्किल लेवल जो है गिग वर्कफोर्स का प्रेजेंटली 47% ऑफ गिग वर्कफोर्स जो है वो मीडियम स्किल जॉब्स में करता है, 22% हाई स्किल और 31% लो स्किल जॉब्स में। स्किल पोलराइजेशन की बात करें तो रिपोर्ट ने ये भी बताया कि अटेंशन जो है टू स्किल पोलराइजेशन एज अ ट्रेंड ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है इन कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर्स इन मीडियम स्किल एंड वाइल दैट लो स्किल्ड एंड हाई स्किल्ड आर इंक्रीजिंग। तो स्किल पोलराइजेशन भी हो रहा है। अब इश्यूज जो गिग वर्कर्स हमारे फेस करते हैं वो क्या क्या है? गिग इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारे वर्कर्स, बिजनेस, कंज्यूमर सबको हेल्प करती है, क्योंकि वो बहुत अडॉप्टेबल होती है, ठीक है। अब क्या क्या इश्यूज फेस करें तो पहली चीज़ लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इरेगुलर वेजेस होते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी अनसर्टेन रहता है, जिसके कारण हमारी जो है इनकम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो ओला ऊबर ड्राइवर्स की इनकम डिक्लाइन हो रही है। लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो मतलब रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स होता है कि अगर उनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का और डिजिटल टेक्नोलॉजी का तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। डिनाइल ऑफ वर्क प्लेस प्रोटेक्शन एंड एंटाइटलमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, और स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ एल्गोरिथम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि जोमेटो वाले ने अगर खाना पहुंचाने आया होगा तो बोलेगा मैम रेटिंग कर दीजिए, और अगर आप गलत रेटिंग करते तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ओके, सो दीज आर द इशूज फेस्ड बाय गिग वर्कर्स। अब रिकमेंडेशन नीति आयोग ने क्या दिए हैं? तो इंडिया जो है एक फ्रेमवर्क रिक्वायर करने की ज़रूरत है, इंडिया को एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर पाए और उनकी सोशल सिक्योरिटी बढ़ पाए। पहली चीज़ है हमको गिग वर्कर्स का प्रॉपर एस्टिमेट बनाना है, ठीक है। तो सेपरेट एन्यूमरेशन एक्सरसाइज, मतलब सेपरेट एक हमको एक्सरसाइज क्रिएट करनी है कि हमारा जो साइज़ है गिग वर्कर्स का उसको हम मेजर कर पाएँ, ठीक है। और ये कैसे कर पाएंगे? बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू PLFS और NSS और अदरवाइज। फिर दूसरी चीज़ है कैटलाइज प्लेटफॉर्माइजेशन, इंट्रोड्यूस करना है हमको प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव, जो कि हमारे पिलर एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्माइजेशन बाय सिंप्लीफिकेशन, हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, स्किल डेवलपमेंट, और इस पे बेस्ड होगा। और ये प्लेटफॉर्म हमको हेल्प करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हेल्प करेगा कि वो अपना प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर सके टू वाइडर मार्केट्स। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है, फिनटेक कंपनीज और प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को बढ़ाना है, और स्पेशल एम्फोसाइजेस प्रोवाइड करना है कि जो भी फॉर्मल क्रेडिट है वो हमारे PWDs को और विमेंस को मिल पाए। फिर स्किल डेवलप करना है फॉर प्लेटफॉर्म जॉब्स, परस्यू एंड्स एंड आउटकम बेस्ड प्लेटफॉर्म लेड मॉडल्स जो है स्किलिंग के लिए वो हमको वो करनी है, और जॉब क्रिएशन डेवलपमेंट ऑफ यूथ। तो ठीक है, तो ये सब जो है हमको नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके थ्रू जो है हमको उनके कोलैबोरेट करके हमको स्किल डेवलपमेंट भी करना है प्लेटफॉर्म वर्कर्स का। ओके, फिर सोशल इंक्लूजन को बढ़ाना है,
कैसे बढ़ाना है? थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी बढ़ाना है। लर्न फ्रॉम ग्लोबल एग्जांपल्स लाइक सजेशन और प्रैक्टिसेस। और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 2020 में लाया गया, ठीक है। और एसर्टेन द फ्यूचर ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जैसे कि एज पर रिसर्च एजेंडा स्टडी की एस्पेक्ट ऑफ गिग प्लेटफॉर्म्स इकोनॉमी थ्रू अ सर्वे ऑफ स्मॉल प्लेटफॉर्म्स, वुमेन रन प्लेटफॉर्म्स, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब भी हमको करना है। अब व्हाट आर द गिग इकोनॉमी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो कोड ऑन वेजेस 2019 आया, जहाँ पे यूनिवर्सल मिनिमम वेज हमने प्रोवाइड किया और फ्लोर वेज प्रोवाइड किया अक्रॉस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग द गिग वर्कर्स। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया, जो कि रिकॉग्नाइज किया गिग वर्कर को एज अ न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी एंड प्रोवाइड किया कि उनको लाइफ और डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड करेंगे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। और उन्होंने ये भी प्रोवाइड किया कि सोशल सिक्योरिटी फंड और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है उसको भी स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर ई श्रम पोर्टल आया, जो कि एक डेटाबेस क्रिएट करेगा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, उसमें भी गिग वर्कर्स को इंक्लूड किया और ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए भी क्रिएट किया गया। एंटाइटलमेंट अगर बात करें तो इसके अंदर एंटाइटलमेंट जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज बेनिफिट दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आते हैं रेस फ्रेमवर्क। रेस फ्रेमवर्क जो है वो हमारे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया। अब रेस का मतलब क्या है? पहला आर का मतलब क्या है कि रिकॉग्नाइज द वेरीड नेचर ऑफ प्लेटफॉर्म वर्क टू डिजाइन इक्विटेबल स्कीम। सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो वर्क कर रहे हैं उनका नेचर हमको रिकॉग्नाइज करना है, उसके बाद इक्विटेबल उसी से रिलेटेड हमको स्कीम लॉन्च करनी है कि वो इक्विटेबल रहे, उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करे। ए का मतलब है अलाउ ऑगमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी थ्रू इनोवेशन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। इनोवेटिव और फाइनेंस वाली चीज़ें प्रोवाइड करके हमको ऑगमेंट करना है सोशल सिक्योरिटी। आई का मतलब है इनकॉर्पोरेट वाइल डिजाइनिंग स्कीम्स द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म फैक्टरिंग द इम्पैक्ट ऑन जॉब क्रिएशन, प्लेटफॉर्म बिजनेस एंड वर्कर्स। तो हमको उनको इनकॉर्पोरेट करना है, जो भी हम स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं अगर, और उनसे रिलेटेड और उनके लिए जॉब क्रिएट करनी है। सपोर्ट वर्कर्स टू सब्सक्राइब टू गवर्नमेंट स्कीम्स। उन वर्कर्स को सपोर्ट करना है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करिए थ्रू अवेयरनेस एंड इंश्योर बेनिफिट एंड आर रेडिली एसेसिबल टू वर्कर्स। ठीक है, तो बेनिफिट जो है वो ईजिली अवेलेबल हो हमारे वर्कर्स के लिए। तो दिस इज द गिग वर्कर्स एंड व्हाट इज नीति आयोग रिपोर्ट एंड व्हाट इज द इशूज फेस्ड बाय गिग वर्कर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एनपीएस जो है वो मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, पीटी 365 में भी पढ़ा रही हूँ। तो एनपीएस जो है हर बार न्यूज़ में रहता है। वो पिछली बार भी जो पीटी 365 में न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एनपीएस जो था पब्लिक सेक्टर बैंक का वो हमारा डिक्लाइन हुआ था। तो अभी भी एनपीएस जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का वो डिक्लाइन हुआ है। तो एनपीए है क्या? एनपीए आपको पता होना चाहिए। एनपीए मैं बता चुकी हूँ। एनपीए मनी और लोन्स जो भी हमको बैंक प्रोवाइड करते हैं, जो भी मनी और लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो बैंक को जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलता है, तो उसको हम बैंक का एसेट्स बोलते हैं। बट अगर अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक के एसेट्स में कुछ भी नहीं है, तो हम उसको स्टैंडर्ड एसेट्स जो है क्लासीफाई करते हैं। अगर वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है बैंक उन एसेट्स से, तो हम उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल सकते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? वो ओवरड्यू नॉर्म्स पे बेस्ड होते हैं। कोई भी लोन और एडवांस या फिर उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ओवरड्यू है 90 डेज पीरियड से ज़्यादा के लिए, तो उसको हम एनपीएस क्लासिफाइड करते हैं। अब एग्रीकल्चर लोन्स के लिए अगर बात करें तो ओवर ड्यू जो है एनपीए का 2 क्रॉप सीजन के लिए रहे तब वो एनपीए कहलाएगा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, और 1 क्रॉप सीजन के लिए फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। ओके, सो दिस इज द एग्रीकल्चर लोन। नाउ लेट्स कम टू कैटेगरीज ऑफ एनपीएस। तो पहला है स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स मैंने बता दिया आपको क्या होता है। दूसरा है स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट्स वो होता है जब एनपीएस क्लासीफाइड ना हो। ठीक है, एनपीएस क्लासीफाई ना हो। अब आते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो है अभी वो एनपीए है फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स आपका मतलब 12 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है, 12 मंथ्स से कम के लिए अगर एनपीएस है तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलेंगे। अगर 12 मंथ्स से ज़्यादा के लिए हो गया तो उसको डाउटफुल एसेट्स बोलेंगे। लॉस एसेट्स तब बोलेंगे जब वो बैंक के बैलेंस शीट में जो है क्लासीफाई हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड लॉस एसेट्स। अब आते हैं मोर ऑन इम्प्रूविंग एसेट्स क्वालिटी ऑफ एससीवीज। तो स्लिपेज रेशियो जो है जो कि न्यू एक्रीशन टू एनपीएस को मेजर करता है, वो जो है हमारा डिक्लाइन हुआ है। क्रेडिट कंसंट्रेशन जो है एससीबीज का वो भी डिक्लाइन हुआ है। कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट जो है वो भी एससीबीज का हमारा
इंक्रीज हो गया है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो इंक्रीज हुआ है। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट जो है वो रिवील करता है कि एससीबीज जो है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हैं, और अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंक की वो भी इंक्रीज हुई है, जिसके कारण जो रिटर्न है एसेट्स पे वो हमारा इंप्रूव हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमारा इंप्रूव हुआ है। तो दीज आर द सम फैक्टर्स जो कि हमारे एसेट क्वालिटी को मेजर करते हैं हमारे एससीबीज को, मतलब बैंक्स की। ओके अब रीजन क्यों रिड्यूस हुआ है एनपीएस? तो पहला है 4R स्ट्रैटेजी, जो कि 2015 में स्टार्ट हुई थी। ये स्ट्रैटेजी है कि हमको एनपीएस को पहले रिकॉग्नाइज करना है, फिर रिजोल्यूट करना है, फिर रिकैपिटलाइज करना है, और फिर रिफॉर्म करना है। और ये जो है लेड टू अ कॉमन पीएसबी रिफॉर्म एजेंडा दैट इज एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस इन 2018, जिसका है क्लीन बैंकिंग और दूसरा है स्मार्ट बैंकिंग। फिर इंद्रधनुष प्लान है, जहां पे हम पीएसवीज के लिए इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लेकर आए कि हम अकाउंटेबिलिटी कैपिटलाइजेशन को कैसे बढ़ाएं। पॉलिसी सपोर्ट की अगर बात करें तो स्टेट और आरबीआई हेल्प करते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंकों की जो भी पेंडेमिक के कारण नेगेटिव वेव्स आए उसमें वो रिस्क को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। अमेंडमेंट किया आईबीसीज पे टू प्रोवाइड प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, और क्रेडिट गारंटी स्कीम भी हमने लाई ड्यूरिंग कोविड-19। प्रोग्रेसिव नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियसली नॉर्मलाइज हुआ, और अदर रिफॉर्म सच एज मर्जर ऑफ पीएसबीज, फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लेकर आए, फिर आईडीआरसीएल लेकर आए जो कि हमारे एनपीएस रिजॉल्व करेगी। ठीक है, तो दीज आर द रिफॉर्म्स जिसके कारण हमारा एनपीएस जो है रिड्यूस हुआ है। अब इंद्रधनुष प्रोग्राम की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो है ये फ्रेमवर्क है ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या करना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है हमको उनके हम न्यू फ्रेमवर्क लेकर आए, उनका इंट्रोड्यूस किए टू मेजर बैंक परफॉर्मेंस। दूसरा है डिस्ट्रेसिंग, कुछ इश्यूज जो है मेजर रेसिपिएंट जो है हमारे पीएसबीज के, उनके इश्यूज को हमने एड्रेस किया। फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है हमने अपॉइंट की, जो कि होल टाइम डायरेक्टर्स एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है पीएसबीज के उनको अपॉइंट करेंगे। गवर्नेंस रिफॉर्म की बात करें तो एचआर प्रैक्टिसेस इंप्रूव की, चीफ रिस्क ऑफिसर को नॉमिनेट किया। एम्पावरमेंट की बात करें तो कोई भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होगा और इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है वो बैंक ले सकते हैं। कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एडिक्वेटली कैपिटलाइज किया सारे बैंक्स को टू कीप अ सेफ बफर ओवर एंड अबव मिनिमम नॉर्म्स एज पर बेसल नॉर्म्स। अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो पोस्ट जो चेयरमैन की है और मैनेजिंग डायरेक्टर की उनको सेपरेट किया, और प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर किया। अब एज नेक्स्ट रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो एज नेक्स्ट जो है वो 2 की इनिशिएटिव्स को कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। पहला है एज 5.0 और दूसरा है बैंक ने स्पेसिफिक 3 ईयर स्ट्रैटेजिक रोड मैप निकाला बैंक बिजनेस प्रायोरिटीज़ के लिए। अब एज 5.0 जो है दैट इज़ पीएसबी जो है उनको कंटिन्यू करना है कि वो इन्वेस्ट करें न्यू एज कैपेबिलिटीज़ में, जो कि हमारे कस्टमर नीड्स के थ्रू, कस्टमर की जो नीड है उसको, जो भी इवॉल्विंग नीड है कस्टमर की उसको जो है रिस्पॉन्ड कर पाएँ, क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अडॉप्ट करेंगे, और ये कहीं ना कहीं डिजिटल कंज्यूमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करेंगे। और फिर अंडर बैंक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक रोड मैप की अगर बात करें तो बैंक्स जो है वो एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लेंगे जो कि हमारे एज 5.0 के बियॉन्ड जाएगा, इंक्लूडिंग बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड कस्टमर सर्विसेज, ऑपरेशनल एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज एज नेक्स्ट रिफॉर्म। अब आते हैं रिमेनिंग एंड एमर्जिंग चैलेंजेस फॉर पीएसबीज एंड ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो हायर पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक एनपीएस है। अगर क्या क्या चैलेंजेस हैं तो पीएसबी एनबीएस द मेन स्टे ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टिल हायर है। मर्जर रोल जो अगर बात करें तो पीएसबी जो है मर्ज तो होते हैं, जिसके कारण मतलब मर्ज करने के बाद भी एनपीए हमारा रिजॉल्व तो होता है बट इतना अच्छे से नहीं होता, फिर भी एनपीए रह जाता है। लोअर कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पीएसबी, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वो स्टिल कम है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक से। डिले इन एनएआरसीएल जो है वो जुलाई में रजिस्टर्ड हुई 2021 में, जो कि हमारा डेडलाइन जो है वो मिस कर गई। डिक्लाइन इन आईबीसी रिजोल्यूशन, तो इनऑर्डिनेट डिलेज होते हैं जो भी हमारे आईबीसी रिजोल्यूट करती है। अर्लियर साइंस ऑफ स्ट्रेस की अगर बात करें तो कुछ सेक्टर्स जो है पोस्ट पेंडेमिक के बाद भी बहुत ज़्यादा एनपीएस रहा उनमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर। अब लोन वेवर की बात करें तो इंक्रीजिंग पॉपुलिज्म के कारण लोन वेवर्स जो है फ्रॉम स्टेट्स वो कहीं ना कहीं बैंक को हर्ट करता है थ्रू राइट ऑफ एंड इम्पेयर्ड क्रेडिट डिसिप्लिन।
अब व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। तो बैंक्स जो हैं आपको पता है कि हमारे बैकबोन है एवरी इकोनॉमी के, और इंक्रीजिंग रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन, इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, वार्निंग साइंस है स्ट्रेस का इन स्टेट फाइनेंसेस एंड फियर ऑफ रिसेशन। अब हमको पहली चीज़ कि रिस्क एवर्शन का पाथ फॉलो करना है, एसेट क्वालिटी और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है हमको उसको मेंटेन करके रखना है, पुअर गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है उसको ओवरकम करना है, आईबीसी को अमेंड करना है जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो अकाउंटेबल रहे जो भी डिले वो कर रही है उसके लिए, और बैंकिंग रिफॉर्म्स जो है उसको लाना है थ्रू नेसेसरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ एनपीए, आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसमें जो भी टॉपिक्स हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया एंड ग्लोबल इंडेसेस, ओके, फिर उसके बाद बचा है न्यूज़ इन शॉर्ट। तो हम इसको यहाँ रेलवेज भी बचा है। ओके, सो आई विल कवर दिस इन नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज आई विल मर्ज विथ दिस वीडियो इटसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स कम टू इंडियन पेमेंट सिस्टम। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि आरबीआई ने अभी पेमेंट विजन 2025 जो है ये डॉक्यूमेंट निकाला है, जो कि हमारे ये थॉट प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस आउटलाइन किया है फॉर द पीरियड अप टू दिसंबर 2025। अब पेमेंट सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो पेमेंट सिस्टम जो है, अगर डिफाइन करें पेमेंट सिस्टम है क्या, तो पेमेंट सिस्टम जो है जहाँ पे ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे हम पेमेंट जो है वो इफेक्टेड होता है बिटवीन अ पेयर एंड अ बेनिफिशियरी, जहाँ पे इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें होती है, क्लियरिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज और ऑल ऑफ देम, बट डजेंट इंक्लूड अ स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखिएगा पेमेंट सिस्टम में स्टॉक एक्सचेंज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और ये जो है हमारे बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डिजिटलाइजेशन आपको पता है इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इंडियन पेमेंट सिस्टम का डिजिटलाइज होना जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फास्ट डिजिटलाइज हो रहे हैं। इंडिया ने रिकॉर्ड किया है कि मोर देन 500% ग्रोथ है मर्चेंट्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट। डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात करें तो यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, पीपीआई हो गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम पेपर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उनका यूसेज जो है वो कम हो रहा है। अब आरबीआई थ्रू पेमेंट विजन 2021 उन्होंने 4 सीज निकाले हैं। पहला है कंपटीशन। कंपटीशन कैसे? थ्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस और ओपन एक्सेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम टू नॉन बैंक पीएसओस। जो नॉन बैंक पीएसओस हैं उनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, उनको एक्सेस दिया जाएगा कि वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन मोड में परफॉर्म कर सकें। फिर एनईएफटी और एनईएफटी एंड आरटीजीएस में आपको पता है कॉस्ट रिडक्शन किया है, वेवर दिया है आरबीआई ने कि यहाँ पे जो भी पेमेंट इससे ट्रांसफर करेंगे उनको कोई अमाउंट नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ है कन्वीनियंस थ्रू 24/7/365 डेज बेसिस पे, और कॉन्फिडेंस थ्रू फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स जो है उनको रेगुलेट करके, टोकनाइजेशन जो है कार्ड ट्रांजेक्शन को उसको करके। तो ये 4 चीज़ जो है पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट के थ्रू निकाले हैं। अब की एनेबलर्स क्या है हमारे डिजिटल पेमेंट के? पहला है मोबाइल रिवॉल्यूशन। ऑब्वियसली क्या हुआ, जो लो कॉस्ट मोबाइल है और डेटा जो है वो इंक्रीज़ हो गया, और जिसके कारण मोबाइल का कंज्यूमर बेस इंक्रीज़ हो गया। जैम ट्रीटी, जनधन आधार एंड मोबाइल जो कि डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं बाई डीबीटी। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स की बात करें, ये एक डिजिटल पेमेंट को हेल्प करते हैं हमारे रूरल एरियाज़ में है लाने के लिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट असिस्टेंट मॉडल जो है वो डिजिटल पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। और कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें तो डिमांड और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है की इनेबलर्स हैं हमारे डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए। अब चैलेंजेस जो हमारा पेमेंट सिस्टम फेस करता है, पहला है साइबर अटैक। ऑब्वियसली साइबर अटैक जो है बहुत प्रोन है। डिजिटली अगर आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो साइबर अटैक बहुत ईजी है कि आप फ्रॉड हो सकते हैं। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हिली एरियाज और रूरल एरियाज में नहीं प्रेजेंट है, जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की अगर बात करें तो कंज्यूमर फ्रेंडली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये भी चैलेंज है एक। लो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली जो हमारा डिजिटलाइज तो हो चुका है, बट बहुत ज़्यादा अगर कैश देना है तो हम हैंड इन हैंड देते हैं, हम डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको नहीं यूज़ करते। तीसरी चीज़ है डेटा प्राइवेसी इश्यूज़। बहुत सारे डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि प्रीपेड पेमेंट सिस्टम इंस्ट्रूमेंट है, फिनटेक है, वो सस्टेनेबल है कि वहाँ पे डेटा थेफ्ट हो सकता है, वहाँ पे डेटा जो है
कलेक्ट किया जा सकता है और साइबर थेफ्ट भी हो सकता है। तो ये भी एक इशू है हमारे पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड। अब रेगुलेशन जो है और डेवलपमेंट जो है इंडियन पेमेंट सिस्टम का, वो रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करते हैं? आरबीआई करती है, और अंडर द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो कि हमारा 2007 में आया। एज अ क्रिएटर अगर बात करें तो आरबीआई जो है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पेमेंट इकोसिस्टम है उनके लिए। ओके, so these are the challenges faced by हमारे पेमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू पेमेंट विजन 2025। तो ये 4 गोल पोस्ट मतलब 4C के अलावा ये 5 एंकर गोल पोस्ट पे भी फोकस्ड करता है। इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन। कोर थीम जो है हमारा इसका पेमेंट विजन 2025 का कि हमको ई पेमेंट जो है हर लोगों को तक पहुंचाना है, हर जगह पहुंचाना है और हर टाइम पे पहुंचाना है। विजन जो है ऑब्वियसली सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एसेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट सिस्टम है। अब की फीचर्स क्या है पेमेंट विजन 2025 के? तो पहला है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को हमको लाना है विथ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेट करना है सारे इंटरमीडियरीज को। फिर हमको डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड भी क्रिएट करना है जो कि हमारे विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करेगी, जिनके ऑनलाइन पेमेंट जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको। एनेबलिंग जियो टैगिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजेक्शन, लिंक क्रेडिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कंपोनेंट्स, bringing in enhancement to check truncation system including one nation one grid and real time reporting of payment fraud। अब वे फॉरवर्ड क्या क्या है? तो आपको पता होगा कि डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है डिजिटली हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो पेमेंट विजन 2025 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो भी हमारे पीपल हैं उनका ट्रस्ट जो है पेमेंट सिस्टम पे बिल्ड रहे। अब उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमको लॉ और रेगुलेशन लाना पड़ेगा, प्रोएक्टिव लॉ और रेगुलेशन लाना पड़ेगा जहाँ पे सेफ्टी होना चाहिए और कंज्यूमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स होना चाहिए। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नोट जो है उनको आइडेंटिफाई करना है एट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन लेवल्स थ्रू साइबर मैपिंग। सॉल्वेंसी रिस्क जो है उसको कम करना है, जो डोमेस्टिक लर्निंग है उसको बढ़ाना है, ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, ठीक है, थ्रू यूनिफॉर्म रेगुलेशन ऑन बिग टेक, और फॉर्मल कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फ्रेमवर्क भी हमको बनाना है। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड्स। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है ना, जो भी आप प्रॉब्लम्स में लिखते हो बस उसी को वे फॉरवर्ड में लिखना है, बट वे फॉरवर्ड में आपको कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देना है एग्जाम्पल के थ्रू। तो वो क्या है आपका, वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो दिस इज पेमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इस स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स का नेम चेंज करने की गवर्नमेंट ने बोला है कि उसका नाम जो है क्या रखेंगे, उसका जो नेम है उन्होंने चेंज करने के लिए बोला है, और उसका नेम जो है वो क्या लिखेंगे, डेवलपमेंट एंटरप्राइज एंड सर्विस हब बिल 2022, जो कि वो है कि कंसल्टेशन मतलब कंसल्टेशन है, एक ड्राफ्ट उन्होंने रिलीज़ किया है कि वो रिप्लेस करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। अब मेन ऑब्जेक्टिव जो थे SEZ के, सबसे पहले SEZ होते क्या है वो इंपॉर्टेंट है। SEZ जो है एक ड्यूटी फ्री एनक्लेव होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी ड्यूटी नहीं लगती, और ये फॉरेन टेरिटरी की तरह डील किए जाते हैं। मतलब हमारे इंडिया मतलब कुछ कंट्री कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जाता है जहाँ पे ड्यूटी फ्री एनक्लेव होते हैं, जहाँ पे जो हमारा वो जो स्टेट के अंदर जो वो टेरिटरी है जो अगर SEZ डिक्लेयर है तो उसको हम फॉरेन टेरिटरी के लिए ट्रीट करेंगे फॉर ट्रेड पर्पसेस एंड टैरिफ्स। अब इंडिया जो है रिकग्नाइज किया है कि इफेक्टिवनेस जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मॉडल का वो इस्टेब्लिश हुआ था, और ये सबसे पहली बार एशिया का पहला EPZ जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो केरला में कांडला में इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। 2000 में SEZ पॉलिसी आई जहाँ पे बहुत सारे SEZ क्रिएट किए गए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और सब्सिक्वेंटली अगर बात करें तो SEZ एक्ट लाया गया 2005 में और रूल्स लाया गया 2006 में कि हमारा जो SEZ है उसको हम स्टेबल बना पाए विद द ऑब्जेक्टिव कि हमको प्रोसीजर को सिंप्लीफाइड करना है, SEZ को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाना है कि हमारे जो SEZ है उनके लिए SEZ जो भी क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हो एज वेल इन रिलेटिंग टू मैटर्स रिलेटेड टू सेंटर स्टेट, और कंप्लाइंस जो प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे SEZ एक्ट 2005 के? तो ऑब्वियसली एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना,
एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना और डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब SEZ की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ SEZ अगर बात करें तो जनवरी 2022 में इंक्रीज हुए हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो भी प्रॉमिसिंग है। एक्सपोर्ट जो है SEZ से वो भी इंक्रीज हुआ है। अंडर परफॉर्म्ड विद चाइना, बट हमारा जो SEZ है वो अंडर परफॉर्म है, मतलब हमारे चाइना जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करता है, फिर भी हमारा कहीं ना कहीं चाइना के क्लोज है, तो सक्सेस अचीव कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ जो SEZ इज वैनिंग विद सेवरल बिजनेसेस मूविंग अवे फ्रॉम SEZ। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है SEZ का वो वैन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो है SEZ से बाहर जा रहे हैं और अपना बिजनेस जो है आसियान कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं। ओके तो ये SEZ परफॉर्मेंस हो गया। अब चैलेंजेस क्या क्या SEZ फेस कर रहे हैं, तो पहला है टैक्स कंसेशन, विड्रॉल ऑफ टैक्स कंसेशन। तो 2012 के बाद मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इम्पोज किया गया और एक सनसेट क्लॉज इम्पोज किया गया टू रिमूव टैक्स ऑफ। तो SEZ कहीं ना कहीं आपको पता है कि SEZ जो है ड्यूटी फ्री एनक्लेव है, तो 100% उनको टैक्स एग्जेम्पशन किया जाता है। बट आप 5 साल के लिए, फिर 50% 5 ईयर्स, उसके नेक्स्ट ईयर्स के लिए फिर 50% ऑफ प्लग्ड बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट दिस। बट अभी क्या हुआ, टैक्स जो कंसेशन था वो उसको विड्रॉल किया गया आफ्टर 2012, तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव, जिसके कारण जो है हमारे SEZ चैलेंज फेस कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइज्ड ऑफ वैकेंट लैंड, तो SEZ के अंदर जितना भी लैंड हम देते हैं तो कुछ लैंड जो है वैकेंट रह जाता है, तो अंडर यूटिलाइज्ड होता है और स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए ही SEZ यूज़ किया जाता है, ना कि अदर सेक्टर्स के लिए। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स है इंक्लूडिंग SEZ स्कीम, उनको इनकंसिस्टेंट बोलता है कि वो WTO रूल्स के थ्रू इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे टैक्स बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, तो इसलिए जो है हमारे WTO रूल्स के अंदर कंप्लाइंस नहीं है। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसीज हैं, जैसे कि नीड फॉर पेमेंट ऑफ फुल कस्टम ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट, पेमेंट जो है रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई SEZ यूनिट्स टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया वो एरिया होते हैं जो SEZ के बाहर वाले एरिया होते हैं, अगर वहाँ से जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है जो भी प्रोवाइड करती है वो उसमें भी प्रॉब्लम है। लिमिटेड स्टेट्स रोल है, एज मोस्ट डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। SEZ जो है नीड टू बी नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव cumulatively in 5 years. Okay, so these are the challenges faced by SEZ। अब प्रोविज़न क्या है, तो हमने DESH प्रोविज़न एंड इट्स बेनिफिट अगर बात करें तो जो भी 2018 की कमेटी थी, तो देश एम्स इसका यही है कि जो भी नैरो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड SEZs हैं उनको हमको बढ़ा के एक इकोनॉमिक हब में क्रिएट करना है और SEZ को रीनेम करना है देश, दैट इज डेवलपमेंट एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब। याद रखिएगा SEZ का नेमिंग क्या करना है, डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब, ठीक है। और ये क्या लार्ज एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ को कवर करेगा, एनक्लेव्स को कवर करेगा। अब कैसे, पार्शियल डी नोटिफिकेशन ऑफ SEZ, तो पार्शियल हमको डी नोटिफाई करना है, जो भी एरिया SEZ के अंदर वैकेंट है उसको फ्री करना है अगर वो डिमांड में नहीं है, और कोई भी रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट टू हैव स्पेसिफिक डिमार्केशन ऑफ ट्रेडिंग, तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्पेसिफिक डिमार्केट करना है। सेलिंग जो है डोमेस्टिक मार्केट में उसको ईजियर करना है विद ड्यूटीज पेड ओनली ऑन इम्पोर्टेड इनपुट्स, जो भी इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं और रॉ मटेरियल्स हैं उसी में बस ड्यूटीज़ लगानी है, अदर में नहीं लगानी है। सिंगल विंडो पोर्टल बनाना है विद इन 6 मंथ, जहाँ पे जैसे ही एक्ट आएगा विद इन 6 मंथ आपको सिंगल विंडो पोर्टल बनाना है फॉर टाइम बाउंड मैनर। रिमूव करना है जितने भी नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव है और एक्टिव स्टेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। WTO कंप्लाइंस जो है उसमें जो है डायरेक्ट टैक्स जो आप देते हैं SEZ को उसको हमको रिमूव करना है और WTO के साथ कंप्लाइंस, उनके रूल्स के साथ कंप्लाइंस बनाना है। अब बेनिफिट क्या है डेवलपमेंट एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब का, पहली चीज़ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर को बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाएगा, ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को बढ़ाएगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, फेडरलिज्म को बढ़ाएगा क्योंकि स्टेट का कोऑपरेशन बढ़ गया, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा। ओके, अब व्हाट आर द कंक्लूजन्स विद द ड्राफ्ट बिल जो है स्टिल अभी अनक्लियर है बहुत सारे इशूज़ के बारे में, जैसे कि सनसेट क्लॉज हो गया, ये अलाउ करता है स्टेट और सेंटर को कि वो अपना फर्दर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट्स, इंसेंटिव्स, एग्जेम्पशन और ड्यूटी ड्रॉबैक्स।
इसके लिए हमको रिवाइवल की भी ज़रूरत है, तो इसलिए कंक्लूजन ये लिखेंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड SEZ। नाउ लेट्स कम टू इनोवेशन इन रेलवेज। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है कि इंडियन रेलवे ने इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी जो है लॉन्च की है कि हमारा जो इनोवेशन है उसको इंडियन रेलवेज में बढ़ाने के लिए। अब इंडियन रेलवेज की अगर बात करें तो इंडियन रेलवेज जो है 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे वर्ल्ड का बाय साइज। ऑपरेट करता है मोर देन 13,000 पैसेंजर्स और 9,000 फ्लाइट ट्रेन्स एवरी डे, और अकाउंट करता है 40% ऑफ टोटल ग्लोबल शेयर्स ऑफ रेल एक्टिविटी। और IR जो है ये ऑपरेट करता है 3 गेजेस में, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। और IR जो है इंडियन रेलवेज जो है वो 17 जोन्स में डिवाइडेड है, हेडेड बाय जनरल मैनेजर हेड करते हैं, हु रिपोर्ट टू रेलवे बोर्ड। और रेलवे जो है ये कौन हेड करते हैं, रेलवे बोर्ड हेड करती है, जिन हुज चेयरमैन report to the Ministry of Railways. Okay, so this is Indian Railways. Now let's come to what are the key highlights of Indian Railway innovation policy. अब इंडियन रेलवे जो इनोवेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर इंडियन रेलवे जो है वो इन्वेस्ट करेगी स्टार्टअप्स में, कि जो भी हमारे स्टार्टअप है उनमें इन्वेस्ट करके वो डायरेक्टली उनसे इनोवेशन लेगी विद द प्रॉमिस ऑफ अप टू 1.5 करोड़ रुपीस ऑफ सीड मनी फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर IR। ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेबल स्केलेबल सॉल्यूशन हमको डेवलप करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज जो है उसको लेवरेज करना है। एनुअल बजट जो है इस पॉलिसी का 40 to 50 करोड़ है, एडिशनल फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और डेवलप करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विल रिमेन विद द इनोवेटर्स। जो भी हमारी डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, अगर उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो IPR जो है वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के पास ही रहेगी। अब नीड क्या है इनोवेशन की हमारे इंडियन रेलवे में, तो सबसे पहले है ओवर स्ट्रेच इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज विथ मोर देन 60% ऑफ द रूट जो है वो 100% यूटिलाइज, मोर देन 100% यूटिलाइज होते हैं। लैक ऑफ कस्टमर फोकस, क्लीनिनेस, जो कस्टमर का जो फोकस है वो क्लीनिनेस पे है, पंक्चुअलिटी ऑफ सर्विसेज पे है, सेफ्टी पे है, क्वालिटी ऑफ टर्मिनल्स पे, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लो रेवेन्यू जनरेशन है, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं 2/3 ऑफ द कैपेसिटी पैसेंजर्स हमारे रेलवे में ट्रैवल करते हैं, बट 1/3 ऑफ द रेवेन्यू ही जनरेट कर पाता है। लॉस ऑफ पैसेंजर शेयर टू एयरलाइंस, क्या होता है कि पैसेंजर्स जो है अब एयरपोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा, मतलब एरोप्लेन वगैरह में ज़्यादा एयरलाइंस में ट्रैवल करने लगे, जिसके कारण हमारे पैसेंजर ट्रैफिक कम हुआ है। सेफ्टी इश्यूज भी हैं, क्योंकि अनमैन लेवल क्रॉसिंग है, डिरेलमेंट है, जो उनका वो रहता है ख़राब रहता है। रेलवे का स्टाफ, मतलब ड्यूटी, बहुत सारे रेलवे स्टाफ में कमी है। फिर ऑर्गेनाइजेशन रिजिडिटी की बात करें तो स्लो डिसीजन मेकिंग है, इनएडिक्वेट मार्केट ओरिएंटेशन है और सिलो ओरिएंटेड वर्किंग है। लॉन्ग प्रोजेक्ट अप्रूवल ड्यूरेशन आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ रिजिडिटी। ओके, एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं, तो पहला है सेफ्टी एनहांसमेंट की अगर बात करें तो ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो कि वेब बेस्ड IT एप्लीकेशन है, वो 24/7 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारे रेलवे के बारे में। फिर RFID टैग्स जो है वो भी फिटेड किए गए हैं रोलिंग स्टॉक और टू ट्रैक में। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हमने अडॉप्ट किया है, और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कॉल्ड कवच भी अडॉप्ट किया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स के लिए अगर बात करें तो मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर जो है, जहाँ पे प्री स्ट्रेच कॉन्क्रीट स्लीपर्स जो है उनसे बने हुए हैं। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन थ्रू डायरेक्ट फ्लाइट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमने वो भी इवॉल्व किया। पैसेंजर एक्सपीरियंस एंड इंप्रूवमेंट की बात करें तो मेक इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन लाई। क्लीनिनेस पे फोकस किया है, और सेफ्टी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया है, कि जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन उसको मैनेज करना है रिलेटेड टू एनी ट्रेन एक्सीडेंट्स। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट की अगर बात करें तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को बढ़ाना है, जहां ऑल्सो हैज़ एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान फॉर IR, और देयर आर प्लान्स फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। रीस्ट्रक्चरिंग करना है रेलवे बोर्ड का बाई ट्रिमिंग इट्स स्ट्रेंथ टू हाफ एंड यूनिफाइंग इट्स 8 रेलवे सर्विसेज इंटू सेंट्रल सर्विसेज और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। अब what can be done to create a larger innovation? लार्जर इनोवेशन बढ़ाने के लिए रेलवे में क्या चाहिए? पहले चीज़ है प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमको बहुत ज़्यादा इनोवेशन लेकर आता है, और बहुत ही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है और जो डेवलप होता है। दूसरी चीज़ है एजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिजिडिटी बाय कॉर्पोरेटिंग। कैसे आप एज करेंगे? बाय कॉर्पोरेटाइजिंग एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोटेक्शन यूनिट। इंटीग्रेट करना है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, जो भी कार्गो से होता है और इन सबसे।
एनविजनिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड ग्रोथ, डिजिटलाइज करना है और ऑटोमेटाइजेशन करना है, कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी हमारे रेलवेज़ की। अब बैरियर्स क्या है इनोवेशन के लिए? सबसे पहले डेटा हमारा फ्रेगमेंट है। रेलवे फाइनेंस जो है ओवर 98% ऑपरेशनल रेशियो। ऑपरेशनल रेशियो कितना होता है कि जो भी रेवेन्यू जनरेट करता है उससे हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता। फिर प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क जो है वो भी अनफिट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और कल्चर जो है रेलवे का वो रेसिस्ट करता है इनोवेशन, याद रखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि रेलवे जो है पब्लिक प्रॉपर्टी लिखा रहता है, तो पब्लिक कहीं भी थूक के चली जाती, कहीं भी कुछ भी कर देती है, वहाँ पे कोई फाइन नहीं लगता, तो ये भी एक इनोवेशन बैरियर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हमारा इनोवेशन इन रेलवेज। नाउ लेट्स कम टू इंडाइसेस एंड ग्लोबल इंडिया एंड ग्लोबल इंडाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ है, जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आई है उसमें इंडिया का रैंक जो है 180, टोटल 180 कंट्रीज, और इंडिया का रैंक उन्होंने 180 ही दे दिया है। तो मतलब इंडिया जो है सबसे गंदा परफॉर्म की एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। डिस्पाइट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स लिए हैं ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए, फिर भी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया जो है 180 कंट्रीज है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। मोर ऑन न्यूज़ की बात बताएं तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, और EPI 180 कंट्रीज को रैंक करती है ऑन क्लाइमेट चेंज, परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड इकोसिस्टम विटेलिटी। अब 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस 11 इशूज़ कैटेगरी। इंडिया का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो वेटेज है, मतलब क्या हुआ है कि वेटेज जो है इंडिकेटर में उनको रिड्यूस किया है, जिसमें इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसका वेटेज डिक्रीज कर दिया, तो इंडिया जो है परफॉर्म नहीं कर पाया। शॉर्टर टाइम पीरियड ऑफ न्यू इंडिकेटर ऑन प्रोजेक्टेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल इन 2050 एंड नॉन इंक्लूजन ऑफ इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स को नहीं इंक्लूड किया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट जनरेशन, इन सबको नहीं इंक्लूड किया है। फिर बेयर रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, that means greenhouse gas emission per capita and common but differentiated responsibility principle. Unlike developed countries with net zero target of 2050, India has a goal of net zero target by 2070. तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है, तो इंडिया के ऑब्जेक्शंस यही हैं। अब ग्लोबल इंडाइसेस और इनकी यूटिलिटी की अगर बात करें तो ग्लोबल इंडाइसेस जो है वो बेंचमार्क है जो हमारे इकोनॉमी की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं डिफरेंट नेशन की हर सेक्टर्स में, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सोशियो कल्चर, गवर्नेंस रिलेटेड हर सेक्टर में जो है ये स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं। अब ये इंडाइसेस जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, NGO सब रिलीज करते हैं। अब यूटिलिटी क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी हमको बताते हैं पब्लिक सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, जिसको जो हमको गवर्नेंस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे सिटीजन्स और मीडिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाती है, एसोसिएशन को बढ़ाती है। फोर्स फॉर रिफॉर्म्स, ये इंडाइसेस हेल्प करते हैं कि हमारा जो परसेप्शन है इंस्टीट्यूशन पे, पॉलिसीज़ पे, रेगुलेशन पे, और गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि वो रिफॉर्म करे थ्रू इस्टेब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ, कंट्रोलिंग करप्शन बाय कैप्चरिंग स्टेट ऑफ एलिट्स एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। ये अवेयरनेस क्रिएट करती है कि प्राइवेट ऑन यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर प्राइवेट गेन्स इंक्लूडिंग ग्रैंड फॉर्म्स ऑफ कल्यूसिव करप्शन। तो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ ग्लोबल इंडाइसेस। अब इशूज़ क्या है ग्लोबल इंडाइसेस जो इंडिया ने बताया है? पहली चीज़ है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, जो कि कौन रिलीज़ करती है? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिलीज़ करती है। और इन कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इंडिया की पोजीशन जो अगर बात करें तो इंडिया ने बोला है कि ये जो इंडिया ने लोकस स्टैंडर्ड जो रूल है USCIRF का, उस पर इशू किया है कि वो जो है बायस और मिस रिप्रेजेंटेशन करती है इंडिया का अलॉन्ग विद कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर रिलीज करते हैं। इसमें इंडिया का रैंक 150 है आउट ऑफ 180। इंडिया ने डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कंट्री, इंडिया को यहाँ पे डिक्लेयर किया कि वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस कंट्री है फॉर द मीडिया। जस्ट 6 प्लेसेस अहेड है अफगानिस्तान और 7 है पाकिस्तान से। जैसे कि मतलब फिर भी अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बट फिर भी इंडिया को वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस कंट्री इसमें डिक्लेयर किया गया है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ करते हैं। अब इसमें क्या है? इंडिया का रैंक 101 है आउट ऑफ 116, और ये जो है फूड FAO
का एस्टिमेट यूज़ करते हैं, जो कि ओपिनियन पोल होता है रादर देन सिस्टम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं होती, ओपिनियन पोल के थ्रू ये लेते हैं, तो ये भी एक इशू है। फिर डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन रिलीज करते हैं? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें जो इंडिया का रैंक है 46 है आउट ऑफ 167। दो इंडिया ने स्कोर रिकवर किया है, बट इसका क्लासिफिकेशन जो है, इंडिया का क्लासिफिकेशन फ्लॉड डेमोक्रेसीज में ही है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की अगर बात करें तो हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज करते हैं, और इंडिया का रैंक इसमें 131 है आउट ऑफ 184, और ये इंडिया को रैंक करता है मोस्टली अनफ्री with very low score on fiscal health based on deficit and debt. फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट फ्रीडम हाउस रिलीज करते हैं, इंडिया का रैंक 66 है आउट ऑफ 100, और ये इंडिया को पार्शियली फ्री बताते हैं इन कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री सोसाइटी। तो ये देख रहे हैं कि आप इन सब इंडेक्सेस में इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है। अब व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पुअर रेटिंग? तो सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर किसी कंट्री को इन एजेंसीज ने पुअर रेटिंग दी है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, ठीक है। सोवरेन रेटिंग भी कम होती है, और ग्लोबल परसेप्शन जो है शोकॉसिंग इंडिया सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेरिएबल्स इन नेगेटिव लिस्ट में आ जाते हैं। अब कंसर्न्स क्या क्या है? तो ड्यू टू क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी एंड बाइसेस, गवर्नमेंट को तो इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इनमें, कि इनफ्रिक्वेंटली ये चेंज होते हैं। दे में लीड टू हर्डिंग बिहेवियर। यूज ऑफ रेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ऑफिशियल सैंक्शन टू दीज एजेंसीज, और यूज ऑफ दीज इंडाइसेस इन पॉलिसीज कैरियर्स रिस्क ऑफ मोर सच इंडाइसेस सीकिंग लेजिटिमेसी, ठीक है। फिर आते हैं वे फॉरवर्ड की बात करें तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक स्टैटिस्टिकल इकोसिस्टम और डेटा कलेक्शन को हमको बढ़ाना है, एजेंसीज को आउटरीच करना है, उस बेसिस पे वर्क करना है कि वो बेटर अंडरस्टैंड करें मेथोडोलॉजीज के लिए। अकाउंटेबिलिटी जो है एजेंसीज की, उन पे क्वेश्चन करना है, जैसे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गई। लॉ एंड पॉलिसीज़ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लॉ एंड पॉलिसीज़ और उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, सपोर्ट करना है इंडियन स्टेट्स को, और इंडियन डायस्पोरा को एंगेज करना है इंडियन एम्बेसीज में, यूज़ इंडियन एम्बेसीज टू एंगेज इंडियन डायस्पोरा फॉर स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंडिया अमंग अदर्स, ठीक है। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। नाउ लेट्स कम टू नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको अभी लॉन्च किया है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। अब सस्टेनेबल टूरिज्म है क्या? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म जो है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, पहला है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, दूसरा है सोशो कल्चर सस्टेनेबिलिटी, और तीसरा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ओके। अब टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अंदर टूरिज्म को प्रमोट किया गया है 8, 12 और 14, ठीक है। ओवरव्यू अगर जो टूरिज्म सेक्टर्स का देखें तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन 2020 में अगर बात करें तो 4.7% है। एम्प्लॉयमेंट अगर बात करें तो 31.8 मिलियन जॉब्स क्रिएट करते हैं। थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है हमारे कंट्री का, और इंडिया जो है 54th रैंक में है, 54th रैंक में आता है अंडर द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, जो कि कौन डेवलप करता है? हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवलप करते हैं। अब नीड क्या है हमारे नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए? सबसे पहले इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है। अब टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी डेवलपमेंट, इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे एम्पावरमेंट बढ़ाता है और नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज को सेफगार्ड करते हैं। इंडिया जो है रैंक पुअर करता है इन सस्टेनेबिलिटी, 96th पोजीशन में है एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में, और 128th पोजीशन पे है अंडर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हमको फोकस करेगी कि हम एडवेंचर बढ़ाएं, इको टूरिज्म बढ़ाएं। कोविड-19 क्राइसिस के कारण हमारा जो एफर्ट है, मतलब टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जिसके कारण जो है हमको ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब नेशनल स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म की अगर बात करें तो इसका एम है कि टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म जो सेक्टर है इंडियन टूरिज्म सेक्टर में, हमको सस्टेनेबिलिटी लानी है। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को भी उतना ही प्रोटेक्ट करें, उसको गंदा ना करें, कार्बन न्यूट्रल बनाएं और सेफगार्ड करें नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज को। इसका विजन यही है कि
इंडिया को पोजीशन करना है ग्लोबल डेस्टिनेशन में फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए। इसका मिशन है कि इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हमको क्रिएट करने हैं। और कुछ स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं इसके अंदर, जैसे कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नेचुरल हेरिटेज को प्रमोट करना, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, सोशो कल्चर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना, स्कीम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। अब IEC जो है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल रिसोर्स सेंटर सेटअप किया है नेशनल लेवल में सस्टेनेबल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म के लिए। और कुछ गवर्नेंस बॉडी और भी की हैं, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म अंडर सेक्रेटरी विल बी सेटअप, नेशनल नोडल एजेंसी टू बी डेजिग्नेटेड सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और हर स्टेट और यूटीज़ में स्टेट नोडल एजेंसी भी होगी। ठीक है। अब स्वॉट एनालिसिस ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म की अगर बात करें तो सबसे पहले चीज़ है कि थ्रेट क्या क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टूरिस्ट की डिमांड पोस्ट करने के लिए, तो वो हो सकता है। डिग्रेडेशन हो सकता है, टूरिस्ट जो है डिमांड को मिसमैनेज कर सकते हैं, एथनिक और ग्रास रूट जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, और लैक ऑफ अवेयरनेस होती है अमंग मासेस में। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। एक्सप्लिसिट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बोथ लोकल और फॉरेनर्स के लिए डेवलप करनी, पिलग्रिमेज और फेस्टिवल टूरिज्म वो होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, और कल्चरल एक्सचेंज भी होना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या है। रीजन, वेदर और क्लाइमेट, rich tourism resources, government at all levels attach importance to the development of tourist attraction, good condition for external investment और tourism economic potential। weakness क्या है। lack of knowledge है, tourism marketing और supply chain बहुत अच्छे से develop नहीं है, community representation का कमी है, poor infrastructure है, और adequate funding नहीं है। These are the weakness. Now let's come to what are the other steps taken for sustainable tourism। तो सबसे पहला चीज़ है स्पेशल फोकस ऑन प्रमोटिंग इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया एक ब्रांड है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, नॉट ओनली फ्रॉम मेजर सिटीज़ बट ऑल्सो फॉर हेरिटेज अट्रैक्शन के लिए, बेस्ड ऑन ऑल्सो रूरल इंडिया। फिर ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल जो है 2010 में बनाई गई, और इंडिया ने अडॉप्ट किया क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म इन इंडियन कंटेक्स्ट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया फॉर इंडिया, जिसका एम है कि हमको एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। टूर ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैव टू साइन अ प्लेज फॉर कमिटमेंट टुवर्ड्स सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर रिलेटेड टू सस्टेनेबल टूरिज्म। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट। अब न्यूज़ इन शॉर्ट में अगर देखें तो ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम, तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू की, और उन्होंने बोला कि ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम जो है इंडिया में फिर से आ सकती है, इसलिए उसको कॉशन किया। अब ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम है क्या। ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो, मतलब करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पता होगा 2 अकाउंट आते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट, तो करंट अकाउंट जो है वो भी हमारा डेफिसिट हो, और फिस्कल जो है, फिस्कल जो गवर्नमेंट का फिस्कल है वो भी हमारा डेफिसिट हो, तो दैट इज कॉल्ड ट्विन डेफिसिट। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि स्टैगफ्लेशन में हाई इन्फ्लेशन रेट है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, और डिमांड जो है हमारी स्टेगनेंट है, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। अब इम्पैक्ट क्या होता है ट्विन डेफिसिट का, वो ट्विन डेफिसिट मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, बट ट्विन डेफिसिट अगर है तो ये हार्मफुल है। बट इन लॉन्ग टर्म एंड हायर डेफिसिट ये नेशनल सेविंग रेट को डिक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे कॉस्टलर हो जाएगा, और हायर बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, तो जो भी हम अब्रॉड से बोरो कर रहे हैं उसमें हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमको रैशनलाइज करना है, फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है, मतलब कम करना है, फेयर वैल्यूएशन ऑफ रूपी फॉर कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स। ओके, और दूसरी चीज़ है एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स भी करने हैं। अब फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू गवर्नमेंट्स इनकम, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। रीज़न क्या होता है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर बढ़ जाए, रेवेन्यूज़ जो है हमारे पेंडेमिक के टाइम पे कम आए गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए भी हमारा डेफिसिट हाई हुआ। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात बताएं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में से एक कंपोनेंट है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, उसको रिकग्नाइज करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। रीज़न क्यों है इस टिके डेफिसिट का कि हमारा इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ गया, एंड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ गए, हायर डोमेस्टिक डिमांड हो गई और अनकॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट हो गया, तो इसके कारण जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। अब यूएस फेडरल रिजर्व हाइक्स इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट।
तो यूएस फेडरल रिजर्व जो है अभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। रेट हाइक इन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट केम टू एमिट रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इन यूएस ड्यू टू सप्लाई डिमांड मिसमैच। अब बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस सडन रेट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रिसेशन को ट्रिगर करेंगे। अब रिसेशन और इसके फैक्टरीज की अगर बात करें तो रिसेशन और स्लो डाउन, मतलब रिसेशन और इसके फैक्टर्स की बात करें तो रिसेशन और स्लो डाउन ये एक पीरियड है, ये क्या है, एक पीरियड है जहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हो जाती है पूरे एंटायर इकोनॉमी सेक्टर की। पार्ट ऑफ नेचुरल बिजनेस साइकिल, ये एक नेचुरल बिजनेस साइकिल का पार्ट होता है। और रिसेशन जो है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि रियल फैक्टर सडन चेंज हुआ है इकोनॉमिक कंडीशन में। फाइनेंशियल और नॉमिनल फैक्टर्स की बात करें तो ओवर एक्सपेंशन हुआ क्रेडिट का ड्यूरिंग एक्सपेंशन पीरियड। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सेसिव यूफोरिया, ओवर एक्सपोजर टू रिस्क कैपिटल ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो जैसे कि देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड रिसेशन। ठीक है, तो रिसेशन जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम हो जाए। अब इंडिकेटर्स क्या है रिसेशन के? डिक्लाइनिंग रियल जीडीपी, रियल इनकम डिक्लाइन हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया हो, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई हो, स्टैग्फ्लेशन बढ़ गया हो, इन्वर्टेड यील्ड कर्व, दैट मीन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हायर यील्ड कंटेन कर ले देन लॉन्गर टर्म इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म तो शॉर्ट टर्म डेट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें यील्ड जो है ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में जो है वो कम है, तो इसके कारण भी होता है। तो दिस इज यूएस फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन हाइक। अब सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च की है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पढ़ा था पीटी 365 में। टू एंश्योर इफेक्टिव लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए पब्लिक फाइनेंस में। ये इनिशिएटिव जो है किसका पार्ट है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, जो कि रिफॉर्म हमने 2021 में इनिशिएट किया विद रिगार्ड टू कि जो भी सेंट्रली फंडेड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनको फंड्स कैसे प्रोवाइड करने हैं और कैसे रिलीज करना है, कैसे डिसबर्स्ड करना है। ठीक है, तो एसएनए के मतलब एसएनए के अंदर क्या होगा, तो हर स्टेट जो है हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए हर एक एसएनए मॉडल बनेगा जो कि स्टेट नोटिफाई करेगा और जो कि ओपन किया जाएगा यूनिक बैंक अकाउंट में, और उसी के थ्रू जो है वहीं से पैसा जाएगा उस स्कीम के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हर चीज़ जो है वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। तो एसएनए डैशबोर्ड जो है लॉन्च किया गया है कि जो भी हमारा फंड ट्रांसफ़र हो रहा है उसको कैसे ट्रैक करें। सिस्टम वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है उसको हम कट डाउन करें एज मनी विल बी रिलीज्ड एट स्टेज वेयर इट इज़ नीडेड। ओके, अब आते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस जो लेवी था एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। तो याद होगा कि जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवी जो है वो ये सेस जो है वो उन प्रोडक्ट्स पे लेवी किया जाता है जो हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे। तो ये जो है सेस ये कब दिया जाता है? ये स्टेट को प्रोवाइड किया जाता है। जो भी स्टेट ये सेस ये कहाँ यहाँ से कलेक्ट होता है वो स्टेट को प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो जीएसटी इम्प्लीमेंट के करने के उसमें जितना भी स्टेट को लॉस हुआ 5 साल में तो उसके थ्रू जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो कंपनसेशन सेस जो है अभी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक। ठीक है, अब जीएसटी जो है ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज के कंजम्पशन के लिए लगता है। स्टेट्स को एश्योर किया गया है कि जो भी आपका लॉस होगा जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में उसके लिए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब ये बाई मंथली पेड अप किया जाता है। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है सेलेक्टेड गुड्स पे किया जाता है। अब सेंटर ने अभी रिलीज किया है कि एंटायर अमाउंट जो है जीएसटी कंपनसेशन जो है सेस का वो पे किया जाएगा स्टेट को मई 31, 2022 तक। हाउएवर सेवरल स्टेट्स ने डिमांड किया है कि वो कंपनसेट किया जाए बियॉन्ड 5 ईयर्स ऑल्सो। फिर आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने अभी इक्विवेलेंस स्टेटस दे दिया है टू सेंट्रल काउंटर पार्टीज सुपरवाइज बाय आईएफसीए। अब सेंट्रल काउंटर पार्टीज जो है वो इंटरपोज देमसेल्फ बिटवीन काउंटर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड बिकमिंग द बायर। ये क्या करेंगे, एक टाइम पे बायर रहेंगी टू एवरी सेलर और एक बार सेलर रहेंगी टू एवरी बायर। अब आईएफसीए जो है ये आपको पता है हमारी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। ये इस्टेब्लिश हुई थी 2020 में, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई थी। ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को।
प्रायर टू IFSCA जो था, RBI, सेबी, PFRDA, IRDAI जो है वो रेगुलेट करती थी इनके बिजनेसेस को। अब आते हैं नियो बैंक। नियो बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नियो बैंक वो फिनटेक फर्म्स होते हैं जिनका सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है, ठीक है, जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। नियो बैंक वो बैंक होते हैं जो सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए नियो बैंक कौन है। वो फिनटेक फर्म्स है जिनका सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस है। नियो बैंक का कोई भी परमानेंट बैंक लाइसेंस नहीं होता उनका खुद का, बट ये कन्वेंशनल बैंक के साथ मिले रहते हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स जो है वो ओमनी चैनल अप्रोच फॉलो करते हैं जिनका बोथ फिजिकल और डिजिटल बैंकिंग प्रेजेंस होता है, बट नियो बैंक्स का फिनटेक है इसलिए इनका सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस होता है। अब नियो बैंक कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हाई लेवल की यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। बेनिफिट क्या है नियो बैंक का? इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, कस्टमाइजेशन ऑफ सर्विस करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ऑफर करते हैं स्मॉल बैंक्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाते हैं। चैलेंजेस क्या है? ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं, नॉन टैक्स सेवी कंज्यूमर्स के लिए कैटर नहीं करते, कोई भी डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं है इनका RBI के थ्रू, और लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फिजिकल ब्रांचेस, ठीक है। अब RBI ग्रुप सजेशंस की अगर बात करें तो ऑपरेशनल ऑफ डिजिटल बैंक्स, नियो बैंक शुड बी कवर्ड अंडर द RBI रेगुलेशन एक्ट। मोर ऑफ डिजिटल ओनली NBFCs जो है वो एनकाउंटर्ड एंड ग्राउंड वर्क फॉर डिजिटल बैंक्स। ओवर द टॉप एंटिटीज जो है जो भी पोज कर रही हैं एज अ बैंक इन प्रमोशनल मटेरियल्स उनको प्रोहिबिट करना है। बैंक्स जहाँ दैट पार्टनर OTT एंटिटीज मस्ट सेट ऑपरेशनल कोड्स उनको सेटअप करना है, और RBI का सैंडबॉक्स जो है वो कैटेगरी में आना चाहिए फॉर द रनिंग पायलट प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल लेंडर्स। अब आते हैं गूगल टैक्स, नियो बैंक, आई होप इट इज़ क्लियर। गूगल टैक्स की बात करें तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है मैं आपको PT 365 में बार बार पढ़ा चुकी हूँ। तो इंडिया का इक्वलाइजेशन लेवी जिसको हम गूगल टैक्स बोलते हैं ऑन ऑफशोर डिजिटल इकोनॉमी फर्म्स, वो जो है 2022 के बाद भी लगेगा। अब इक्वलाइजेशन लेवी जो है फाइनेंस बिल 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक टैक्स है जो उन कंपनीज पे लगता है जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस हमारे इंडिया में प्रोवाइड करती हैं, बट उनका परमानेंट रेसिडेंट जो है इंडिया के नहीं है, वो परमानेंट स्टेब्लिशमेंट यहाँ पे नहीं है, और जिनका 1 लाख पर ईयर जो है एक्सीड होता है, ठीक है। अब ई-कॉमर्स एंटिटीज़ पे भी, नॉन रेसिडेंट ई-कॉमर्स एंटिटीज़ पे भी ये टैक्स लग रहा है। अब ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स अंडर OECD 2 पिलर प्लान है, एग्री किया गया है 140 नेशंस के थ्रू। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की अगर बात करें तो डाइवर्ज इंटरेस्ट है। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटल टैक्सेशन को प्रायोरिटाइज करती है, वाइल US जो है वो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट को प्रायोरिटाइज करती है। लेजिस्लेशन जो है बोथ US और यूरोप में स्ट्रगल कर रहे हैं टू पास द लॉ, नीड टू इम्प्लीमेंट द डील। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इक्वलाइजेशन जो लेवी है वो प्रपोज किया गया था OECD नेशंस के द्वारा अंडर इट्स एक्शन प्लान बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। अब बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये है कि ये एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी है जो कि MNCs यूज़ करती हैं। जो भी मिसमैच है, जो भी टैक्स में गैप है, वो टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी है ये एक टाइप की, कि टैक्स जो है जो जहाँ पे कंपनी का परमानेंट स्टेब्लिशमेंट है वहीं पर वो टैक्स प्रोवाइड करे, ना कि वो टैक्स को अवॉइड करे। ओके, सो दिस इज द बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। अब आते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की अगर बात करें तो सेबी जो है अभी न्यू रूल्स, न्यू गाइडलाइंस लेकर आई है फॉर लार्ज वैल्यू फंड फॉर एक्रीडिएटेड इन्वेस्टर्स। अब लार्ज वैल्यू फंड फॉर एक्रीडिएटेड इन्वेस्टर्स का मतलब यही होता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और स्कीम्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जहाँ पे हर इन्वेस्टर जो है एक्रीडिएटेड इन्वेस्टर होगा और वो इन्वेस्ट कितना करेगा, 70 करोड़ जो है एटलीस्ट इन्वेस्ट करे, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज वैल्यू फंड, ठीक है, लार्ज वैल्यू फंड फॉर एक्रीडिएटेड इन्वेस्टर्स। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मतलब वही फंड, कोई भी फंड जो कि स्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट पीपल आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, इंटर्न जो भी प्रॉफिट होता है उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। नाउ लेट्स कम टू हाइब्रिड सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी सेटअप किया है 20 मेंबर कमिटी अंडर KV कमात ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटी। अब हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है एक साथ मिले हो, मतलब कंबाइन कर दिए हो, दैट इज कॉमनली इक्विटी एंड बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी उसे बोलते हैं। ये क्या करेगा, रिकमेंड करेंगे कि जो भी डेवलपमेंट
रेगुलेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, उस हाइब्रिड सिक्योरिटीज से रिलेटेड उनको रेगुलेट करना है। पर्पस यही है कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज को बूस्ट करना है और एज करना है इशुएंस ऑफ एंड अट्रैक्ट करना है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट। तो हाइब्रिड सिक्योरिटीज क्या होती है? इक्विटीज, बॉन्ड्स और इन सबको मिला के जो बनती है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स फॉर टेलीकॉम सेक्टर, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी एक्सटेंड किया है PLI स्कीम 1 ईयर के लिए फिर से, टू प्रमोट डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। इन्होंने प्रपोज किया कि एडिशनल इंसेंटिव वो प्रोवाइड करेंगे 1% का ओवर एंड अबव। पहले कितना था? 6%, 4% था आई थिंक, या 6% था, प्लीज़ आप एक बार जाके देख लीजिएगा। तो 1% एक्स्ट्रा इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। ये प्रपोज किया गया कि 4000 करोड़ इंसेंटिव जो है अंडर PLI स्कीम के अंदर दिया जाएगा। यूनियन बजट 2022-23 में प्रपोज किया गया था कि हमको स्कीम लॉन्च करनी है PLI फॉर डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग। डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है वो ओपन है मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए और नॉन MSMEs के लिए, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंपनीज के लिए भी। ओके फिर आते हैं सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने फाउंड की है कि जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो भी टैलेंटेड हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग के हैं, उनको मिनिस्ट्री के अंदर मतलब वेरियस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर उनको इंक्लूड करना है, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है। सागरमाला प्रोजेक्ट एक एम्बिशियस नेशनल इनिशिएटिव है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ाने के लिए। अंडर द लेटेस्ट स्कीम इनिशियली अगर बात करें तो 25 यंग प्रोफेशनल्स जो है वो ट्रेन किए जाएंगे 2 साल के लिए, जो कि हाई क्वालिटी इनपुट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिसिस, यहाँ सब प्रमोट करेंगे। फिर जन सामर्थ्य पोर्टल आता है, PM ने इसको लॉन्च किया है। अब जन सामर्थ्य पोर्टल क्या है? एक डिजिटल पोर्टल है जो कि 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में दिखाएगा, जिसके कारण जो है एक्सेस जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा उन स्कीम्स के लिए, सारे बेनिफिशरीज के लिए। ये एक इंट्यूटिव गाइडेंस प्रोवाइड करेगा बेनिफिशियरी को कि आप सब्सिडी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकें, और ये मल्टीपल इंटीग्रेशन विद इन द प्लेटफॉर्म विथ UIDAI, CBDT एंड NSDL एटसेट्रा। फिर आते हैं निर्यात, विच इज़ नोन एज नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल। तो PM ने अभी ये न्यू पोर्टल निर्यात लॉन्च किया है, जो कि एक वन स्टॉप प्लेस है फॉर ऑल इन्फो नीडेड ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ये हेल्प करेंगे जो भी सिलोज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मोर देन 30 कमोडिटीज ग्रुप एक्सपोर्टेड टू मोर देन 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और इन कमिंग टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइड एक्सपोर्ट्स जो है वो भी अवेलेबल होगा। फिर आते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये रिलीज करती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD रिलीज करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कौन रिलीज करता है? IMD। इंडिया हैज़ विटनेस द शार्पेस्ट राइज अमंग द एशियन इकोनॉमिक्स with a 6 position jump from 43rd to 37th rank, largely due to gains in economic performance. डेनमार्क जो है वो टॉप लिस्ट में है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स फाउंड हुए हैं इम्पैक्टिंग बिजनेस इन 2022 आर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सॉरी थोड़ी खांसी ज़्यादा आ रही है, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स विद कोविड बीइंग द 4th। ठीक है, ये एक डिफरेंट इनिशिएटिव है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करते हैं, और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स IMD रिलीज करते हैं। अब आते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ IR सेक्शन में PT 365 में। ये US की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन स्टेट US देता है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब US देते हैं, अमेरिका प्रोवाइड करता है। इन स्पेशल 301 रिपोर्ट इंडिया को उन्होंने फिर से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है अलॉन्ग विद द 6 कंट्रीज। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि मेन पॉइंट जो है कंटेंशन का बिटवीन इंडिया एंड US रिलेटेड टू सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। अब सेक्शन 3 जो है इंडियन पेटेंट एक्ट का, वो व्हाट डज नॉट क्वालिफाई एज इन्वेंशन अंडर द एक्ट, मतलब एवरग्रीनिंग जो है पेटेंट का वो आप नहीं दे सकते। तो इंडिया जो है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को मना करता है, ठीक है, कि आप माइन्यूट चेंजेस करके फिर से पेटेंट जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इंडिया जो है उसको अपोज करता है, और इंडिया का पेटेंट जो है
गवर्न कौन से लॉ के अंदर होता है, इंडियन पेटेंट एक्ट, और ये इन्होंने रिप्लेस किया था इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट को। इसके अंदर क्या इस एक्ट के अंदर पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाता है अगर इन्वेंशंस जो है कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ये नोबल होना चाहिए, इन्वेंटिव होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब सब नहीं बना सकते, और ये कैपेबल होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल में इसका एप्लीकेशन हो पाए, और इट शुड नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970, मतलब एवरग्रीनिंग को नहीं करना चाहिए। बट यूएस जो है वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को प्रमोट करता है और इंडिया जो प्रमोट नहीं करता है, इसलिए जो है इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अब इंडिया जो है आईपीआर रिलेटेड कन्वेंशंस का भी सिग्नेटरी है। ट्रिप्स हो गए, बर्न कन्वेंशन हो गए विच गवर्न्स कॉपीराइट, और बुडापेस्ट ट्रीटी एंड पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, तो इनका भी इंडिया मेंबर है। तो दिस इज स्पेशल 301 रिपोर्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमी पार्ट। आई विल स्टार्ट विथ सिक्योरिटी टुमारो। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।